तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में, जहां हम आज बात करेंगे हमारे बायो के फर्स्ट चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस की। बड़ा ही शानदार चैप्टर है। लाइफ के प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि बड़े सारे मार्क्स के बड़े सारे क्वेश्चन आते हैं इससे चैप्टर में से। लेकिन उसके अलावा आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है भैया। किससे जुड़ा हुआ? आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ। आपकी बॉडी में क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या हरकतें होती है, आपको पता है क्या? नहीं पता है ना? आज पता चलेगा। सारी परतें खोलेंगे एकदम से, सारी बॉडी स्किन के अंदर खोल खोल के देखेंगे एकदम पूरा ही कि अंदर क्या क्या सामान भरा हुआ और कैसे कैसे काम करता है। तो एकदम स्टार्ट करते हैं अपन पूरी एनर्जी के साथ में, ठीक है भैया? चलिए, तो क्या होता है पहले लाइफ प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, फिर बात करेंगे जो भी सिस्टम है अपने, क्या क्या सिस्टम है जो। तो द एसेंशियल प्रोसेस दैट मेंटेन बॉडी फंक्शंस एंड इंश्योर सर्वाइवल आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। एसेंशियल प्रोसेस दैट मेंटेन बॉडी फंक्शन। आपकी बॉडी जो भी काम करती है, उस बॉडी को काम करवाने के लिए जो प्रोसेस एसेंशियल है, जरूरी है, एकदम आवश्यक है, एकदम क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? वो लाइफ प्रोसेस है, ठीक है? जो आपकी सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। दीज इंटरकनेक्टेड सिस्टम वर्क टुगेदर टू कीप ऑर्गेनिज्म अलाइव एंड फंक्शन। जब ये सारे लाइफ प्रोसेस इंटरकनेक्टेड होकर के एक साथ काम करते हैं, तो जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अलाइव रहता है और उसकी बॉडी जो होती है वो फंक्शन करती है। अगर लाइफ प्रोसेस ढंग से काम नहीं करेंगे तो बॉडी अलाइव नहीं रहेगी, एकदम ही बंद हो जाएगी, मशीन बंद, काम बंद, और सिस्टम कहाँ? हरिद्वार। समझ में आया बात? तो लाइफ प्रोसेस जो है वो आपकी बॉडी को क्या कहते हैं उसको, आपको जिंदा रहने में हेल्प करती है। लाइफ प्रोसेस बंद मतलब जिंदगी बंद, ठीक है? तो उनको अपन बोलते हैं लाइफ प्रोसेस, जो कि आपकी लाइफ के सर्वाइवल के लिए, अलाइव होने के लिए इंपॉर्टेंट है। अब कौन कौन से होते हैं लाइफ प्रोसेस, उनके बारे में बात करते हैं अपन, ठीक है? एक एक करके इनके पहले नाम पढ़ेंगे, फिर उनके अंदर पूरा डिटेल के अंदर बात करेंगे हर एक लाइफ प्रोसेस के बारे में, ठीक है? चिंता नहीं करनी, सब पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पहला क्या है? न्यूट्रिशन। क्या है भैया? न्यूट्रिशन। पहला लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन। देखो 1 2 3 4 टोटल 4 इसमें लिखे हुए हैं। कौन कौन से हो गए? न्यूट्रिशन, दूसरा हो गया रेस्पिरेशन, तीसरा हो गया ट्रांसपोर्टेशन, चौथा हो गया एक्सक्रीशन, ठीक है? एक होता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन भी देखो आपके वैसे सिस्टम तो है, लेकिन वो लाइफ प्रोसेस में नहीं आता। प्रोसेस तो है, बॉडी के अंदर काम करती है, लेकिन वो लाइफ प्रोसेस में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि उसके बिना ऐसा नहीं है कि भाई सर्वाइवल ही खत्म हो जाएगा, है ना? कि भाई जैसे अभी अपन ने क्या पढ़ा कि जो आपके सर्वाइवल के लिए, आपको जिंदा रहने के लिए जरूरी है, वो होते हैं लाइफ प्रोसेस। रिप्रोडक्शन नहीं करो तो भी मतलब कि ऐसा मरेगा नहीं आदमी, आने वाली उसकी जो पीढ़ियां वो नहीं आएगी, लेकिन आदमी जिंदा रहेगा। इसलिए अपन उसको लाइफ प्रोसेस में इंक्लूड नहीं करते। उसके लिए अपन अलग से चैप्टर में बाद में बात करेंगे। अभी अपन केवल उनकी बात करेंगे जिसकी वजह से अपने जिंदा रह रहे हैं, जिसकी वजह से आप अलाइव हो, जिसकी वजह से आप सांस ले रहे हो। तुम नाम ले लिया, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको? वो स्टेरिक्स दे दिया मैंने, स्टेरिक्स, जो कि मैं फ्यूचर में पढ़ाने वाला हूँ, सांस लेने वाली बात। तो न्यूट्रिशन सबसे पहला, टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड टू फ्यूल द बॉडी। आपकी बॉडी में जैसे गाड़ी के अंदर इंजन होता है, गाड़ी के अंदर, मोटरसाइकिल में, कार में, उसमें फ्यूल लगता है, पेट्रोल डीजल वगैरह, है ना? आजकल गैस ही आ गई, सीएनजी एलपीजी जो भी लगाते हो, वैसे ही आपकी बॉडी के अंदर भी फ्यूल लगता है। तो वो जो फ्यूल है, वो फ्यूल इनटेक करने का जो प्रोसेस है, फिर उसको वो पूरा एकदम प्रोसेस करके फिर उसको एकदम से एनर्जी में बनाना वगैरह सिस्टम है ना, उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं भैया? न्यूट्रिशन बोलते हैं। सेकेंड है आपके रेस्पिरेशन, कन्वर्टिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स इनटू एनर्जी। ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो मिले हैं उसको एनर्जी में जो कन्वर्ट करने का प्रोसेस, उसको क्या बोलते हैं अपन? रेस्पिरेशन। डिटेल में बात करेंगे सबके बारे में, सबकी डेफिनेशन क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे, सब चीजें मैं पूरा लिखूंगा भी से नोट्स में, सब लिखना, टेंशन नहीं लेनी। ट्रांसपोर्टेशन तीसरे नंबर का, मूविंग मटेरियल थ्रू आउट द बॉडी। एकदम पूरा ये ट्रांसपोर्ट वाला काम है, जैसे वो बसें ट्रक के सामान लेके नहीं जाती है क्या, सेम वो का वही काम है। एकदम आपकी बॉडी के अंदर ही पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, यहाँ से सामान वहाँ जा रहा है, माल वहाँ से वहाँ जा रहा है। अब वो कैसे जाता है, कौन ले जाता है, क्या इसमें काम करता है, उनमें क्या इंपॉर्टेंट है, सब 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 पढ़ेंगे। फिर आपका एक्सक्रीशन, रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। उसके बाद में जो है आपके जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालने का काम है, वो एक्सक्रीशन, वो भी पढ़ेंगे पूरा। मैंने कहा ना, बॉडी को पूरा खोल के देख लेंगे आज के अंदर क्या क्या सिस्टम है, ठीक है? साथ में रहना, बस टेंशन नहीं लेनी, कॉपी निकाल कर रखो, नोट्स लिखते रहो। ये लिख लिया होगा आपने, 5 पॉइंट लिख लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूट्रिशन की। ओए होए 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 होए, क्या मस्त चैप्टर है, क्या मस्त टॉपिक है। न्यूट्रिशन क्या होता है भैया? ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस, देखो मेरा सुनो, सबसे पहले तो न्यूट्रिशन में बता दिया आपको न्यूट्रिशन क्या होता है।
कि आपकी बॉडी फ्यूल जो है इंटेक करती है, उसको अपन न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। अब ऑर्गेनिज्म में दो तरह का जो होता है न्यूट्रिशन होता है, कौन सा होता है? एक तो होता है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, एक होता है हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक और हेट्रोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक क्या होता है? ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक वाटर एंड CO2। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, अभी अपन बात नहीं कर रहे प्लांट्स या एनिमल, जो भी बात नहीं कर रहे, जो भी ऑर्गेनिज्म है वो सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि वाटर हो गया, CO2 हो गया, इनके साथ मिलकर के अपना फूड खुद ही प्रिपेयर कर लेते हैं, अपना खाना खुद ही बना लेते हैं। उसको क्या बोलते हैं अपन? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल के लिए प्लांट्स हो गए, जो क्या करते हैं अपन? फोटोसिंथेसिस। अपन नहीं कहते प्लांट जो होते हैं मस्त मस्त हरे हरे पत्ते होते हैं, वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस का यूज करते हैं। क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे होती है बताएंगे भाई, टेंशन नहीं लेनी, ब्रो इज हियर। फिर है आपके हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड टू सर्वाइव, ठीक है। आप दूसरे पे डिपेंड करते हो फूड के लिए, तो आप क्या हो? हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। जैसे कि ह्यूमन बीइंग आ गए, अमीबा आ गया, एनिमल आ गया। अभी आप जो है आपकी मम्मी के ऊपर डिपेंड होगे नहीं हो, मम्मी खाना बनाएगी तो मैं खाऊंगा या खाऊंगी, तो उसका मतलब आप क्या होगे? हेट्रोट्रोफिक। अगर ये मत कह देना कि सब मम्मी तो खाना खुद ही बना रही है तो मम्मी तो ऑटोट्रोफिक है। नहीं भैया, मम्मी खाना खुद बना रही है, लेकिन वो तो उस खाना एक तरीके से उसको चेंज कर रही है ना। जैसे आप गेहूं आया, तो गेहूं के अंदर ऑलरेडी एनर्जी बन चुकी है, गेहूं के अंदर खाना बन चुका है जो कि गेहूं के प्लांट ने बनाया था। अपन तो उसको टेस्ट के लिए खाली कन्वर्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं अपन? टेस्ट के लिए, ताकि वो डैड गेहूं स्वाद मिलता है उसको पका करके खा लेते हैं अपन। बाकी फूड जो है वो ऑलरेडी वो प्लांट बना चुका है, उसके अंदर किसने बनाया था? उस गेहूं के प्लांट ने बनाया था। कैसे बनाया था? फोटोसिंथेसिस। तो उसने उसने वो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन किया था। अपन तो हेट्रोट्रोफी कर रहे हैं, मम्मी खाना बना रही है, रोटी बना रही है, लेकिन वो हेट्रोट्रोफी की है ना। कंफ्यूज नहीं होना सर, मम्मी तो खाना खुद ही बनाती है तो वो तो ऑटोट्रोफिक होता है। ऐसे ऐसे सवाल लेके मत आया करो, एक तो यार हद होती है यार। मुझे पता है मन में आया हो किसी किसी सवाल, तो मैं जानता हूँ तुमको, आधे से पता है मेरे को। समझ में आया कि नहीं आया? ऑटोट्रोफिक और हेट्रोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक का मतलब जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, और हेट्रोट्रोफिक का मतलब जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं ना। चले आगे। और बनाते कैसे खुद से हैं? तो वो फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से। अब बात करते हैं अपन फोटोसिंथेसिस का ना, पूरा बताऊंगा। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की बात करते हैं। क्या होता है भैया फोटोसिंथेसिस प्रोसेस? क्या होता है? नाम आपने बचपन में पढ़ रखा है, पर वापस पढ़ते हैं अपन। ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। वापस पढ़ लो। ग्रीन प्लांट convert simple inorganic material into complex organic food in the presence of chlorophyll and sunlight। क्लोरोफिल तो प्लांट में खुद में होता है, पत्ते में होता है, ठीक है। सनलाइट वो सन से लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या लेते हैं? वो वाटर लेते हैं। उसके बाद में क्या लेते हैं? वो क्या कहते हैं उसको? CO2 गैस लेते हैं। क्या लेते हैं? CO2 गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। अब इन सब चीजों को मिला करके वो फिर कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल बनाते हैं, मतलब उनके लिए वो एनर्जी बनाते हैं। इस प्रोसेस को अपन फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? अब फोटोसिंथेसिस में कौन सी इंपॉर्टेंट होगी, तो नाम बताओ मेरे को फटाफट फटाफट से। एक तो क्लोरोफिल हो गया, ठीक है। फिर क्या हो गया? सनलाइट हो गया, ठीक है। फिर क्या हो गया? गैस कौन सी हो गई? कार्बन डाइऑक्साइड। कहाँ से आती है? उनके पास, अपन निकालते हैं, वो ले लेते हैं। CO2 हो गया, ठीक है। उसके बाद में क्या हो गया? वाटर हो गया, ठीक है। ये चार चीजें हो गई मेनली, ठीक है। तो क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O दोनों मिलते हैं। क्या करते हैं? CO2 और H2 दोनों मिलते हैं, क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज एनर्जी होती है कि नहीं होती है? आप बीमार हो जाते हो तो आपकी बोतल चढ़ती है, तो क्या चलाते हैं? ग्लूकोज चलाते हैं, एनर्जी है, तो वो एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और साथ में निकलती है ऑक्सीजन गैस, जो ऑक्सीजन प्लांट्स निकालते हैं एज ए वेस्ट मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसे कि आपने खाना बनाया, आपने आलू की सब्जी बनाई, आप आलू को छिलके, आपका वो वेस्ट मटेरियल है। तो वैसे ही इनके जब ये खाना बना रहे हैं, तो उस टाइम पे इनका जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या है? ऑक्सीजन है। और वो ऑक्सीजन फिर अपन लेते हैं। बात समझ में आई? फिर अपन ऑक्सीजन लेते हैं, फिर अपन CO2 गैस निकालते हैं, वो CO2 वापस ये लेते हैं और इससे बनाते हैं ये खाना। बात समझ में आ रही है? तो खाना बनाने की इक्वेशन याद रखना भैया। खाना बनाने का मतलब इक्वेशन को आपको सर खाना बनाने की इक्वेशन, अरे भाई फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन याद रखना। CO2 प्लस H2O क्या बनता है? C6H12O6। याद रहेगा, याद रहेगा। अब फोटोसिंथेसिस के अंदर कौन कौन सी स्टेप्स होती है उसके बारे में बात करें, तो पहली स्टेप होती है लाइट का एब्जॉर्प्शन। क्या होता है? पहली स्टेप क्या होती है? लाइट का एब्जॉर्प्शन।
क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन। पत्ते होते हैं प्लांट्स, उसके अंदर होता है क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, इसकी वजह से उसके पत्तों का कलर हरा क्यों होता है? इसी वजह से होता है, ठीक है, क्लोरोफिल होता है। ये इसका काम क्या होता है? लाइट को एब्जॉर्व करना। पहला काम कर लिया इसने, क्लोरोफिल था, उसने लाइट एब्जॉर्व कर ली, ठीक है। फिर लाइट एनर्जी कन्वर्ट्स टू केमिकल एनर्जी एंड वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्या करते हैं ये? क्या करते हैं? इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, ठीक है। क्या केमिकल मतलब, जैसे कि अभी एनर्जी है वो लाइट एक तरह की एनर्जी है, अभी ग्लूकोज में भी एनर्जी है, पर ये अभी केमिकल में आ चुकी है। क्या आ चुकी है? केमिकल में। और जो पानी लिया इन्होंने, उस पानी के अंदर हाइड्रोजन को अलग करते हैं और ऑक्सीजन को अलग करते हैं, क्योंकि उस हाइड्रोजन को भी इसमें जोड़ेंगे ये, और ऑक्सीजन को ये बाहर निकाल देंगे, तो अलग अलग करते हैं। तीसरा स्टेप क्या हो जाए? कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस टू कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज। और जो कार्बन डाइऑक्साइड थी ये चेंज हो जाती है किसके अंदर? आपके कार्बोहाइड्रेट में या ग्लूकोज के अंदर। किस में हो जाती है चेंज? ग्लूकोज में। ये 3 स्टेप हैं याद रखने की, याद रहेगा। ये 3 स्टेप याद रख लो, और कौन कौन से जो चीजें जरूरी है वो याद रख लो। क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस, दो की तो प्रेजेंस हो गई। सामान क्या क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए, और क्या चाहिए भैया अपने को? और क्या चाहिए? वाटर चाहिए। इन दोनों को मिला करके क्या बनेगा? आपके ग्लूकोज बन जाएगी और ऑक्सीजन गैस मिल जाएगी। याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं ना, भूलना नहीं है भैया, भूल के देख लेना। लड्डू नहीं भिजवाऊंगा तुम्हारे घर पे मैं, याद रहेगा तो लड्डू भिजवाऊंगा, पक्की बात है। क्लोरोप्लास्ट। आर क्या होता है क्लोरोप्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉल नहीं, स्मॉल, गलत सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, हद विश्वास नहीं मेरे पे। स्मॉल ऑर्गेनेल्स इन प्लांट सेल कंटेनिंग क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट छोटे छोटे से आपके ऑर्गेनेल्स होते हैं, किसके अंदर? पत्तों के अंदर होते हैं, जिसके अंदर होता है आपके क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। याद रहेगा, क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। स्टोमेटा अलाउ गैस एक्सचेंज विद द एटमॉस्फेयर कंट्रोल्ड बाय गार्ड सेल। स्टोमेटा होता है, सब पता होता है? सर पिंक कलर का तो पत्ता ही नहीं होता। अबे यार मुझे पता है तुम बोलोगे, मैं जानता नहीं हूँ तुमको। अब खुश राजी, ये पत्ता होता है। इस पत्ते के अंदर छोटे 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 से छेद होते हैं। क्या होते हैं? छोटे 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 से छेद होते हैं, इसको बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। इन स्टोमेटा के अंदर होते हैं गार्ड सेल। क्या होते हैं? किडनी जैसे दिखते हैं वो। किडनी देखी क्या? अभी फोटो में देखी होगी किडनी, किडनी जैसे दिखते हैं वो। क्या बोलते हैं अपन? गार्ड सेल बोलते हैं। ये गार्ड सेल क्या करते हैं? ओपन होते हैं, बंद होते हैं, ओपन होते हैं, गेट जैसा सिस्टम है इनका। इनका ये काम होता है भैया कार्बन डाइऑक्साइड लेना, ऑक्सीजन देना, कार्बन डाइऑक्साइड लेना, या फिर जो भी गैस रिएक्शन करना है, काम किसका होता है? तो इसका होता है। किसका होता है? गार्ड सेल का। याद रहेगा, समझ गए? समझ गए, कोई दिक्कत वाली परेशानी नहीं है ना? तो ये क्या हो गया? आपके स्टोमेटा के अंदर होते हैं गार्ड सेल, जो कि ऐसा करते हैं। क्लोरोप्लास्ट समझ में आ गया, क्लोरोफिल समझ में आ गया, स्टोमेटा समझ में आ गया, फोटोसिंथेसिस पूरा समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना? पक्का भूलना मत कभी भी। फोटोसिंथेसिस तो अच्छे से आपको आनी ही चाहिए। उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। देखो ऑटोट्रोफिक में एक ही तरह का होता है, जो अपन बात कर लिए फोटोसिंथेसिस के थ्रू खाना बनाते हैं, वो अपने पढ़ लिया। अब बात करें अपन हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन की। किसी बात कर रहे हैं अपन? हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या चीज है बताओ भाई? अलग अलग टाइप के होते हैं। पहला सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। क्या चीज है भैया सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन? क्या चीज है बताता हूँ। ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। मरा हुआ है, ठीक है, खत्म, लाश पड़ी है, पेड़ की हो चाहे इंसान की हो चाहे जानवर की हो, उस लाश से जो एनर्जी ऑब्टेन कर लेते हैं उसको अपन बोलते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, या उन ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे अपन सेप्रोफाइट्स बोलते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, जैसे कि फंजाई हो गया। बैक्टीरिया देखा था अभी, देखा? फंगाई देखी आपने? आपने देखा ना, कोई पुराना लकड़ी का बड़ा सा पेड़ है, ठीक है, अब वो पेड़ के ऊपर से फंगाई लग जाती है ना, तो वो जो है लगी हुई है फंगाई, वो क्या कर रही है? उस मरे हुए प्लांट में से एनर्जी ले रही है ना। जैसे मान लो प्लेट कट के मर गया, एकदम गैप उखड़ गया, एकदम तूफान से उखड़ गया, तो क्या होगा? उसके अंदर जो एनर्जी जो खाना बनाया हुआ था उसने, वो तो उसके अंदर पहले से ही थी, वो तो रह गई। उसको अब कौन लेगा? उसको कौन लेगा? ऐसे लेंगे, बैक्टीरिया और फंजाई लेंगे। बात समझ में आ गई? ऐसे लगता है तो अंदर घास के अंदर इस टाइप के जो छोटे मोटे से लग जाते हैं। पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग देम। बिना मारे ही, बिना मारे ही उसमें से एनर्जी ले लेते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं भैया? उसको बोलते हैं अपन पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। पैरासिटिक न्यूट्रिशन। मच्छर खाता है आपको, मच्छर खाया, अब मच्छर आपको खा के आपको उससे एनर्जी ले रहा है, क्या आपको सल्टा दिया गया उसने? क्या आपको मार दिया? क्या मारने के बाद आपकी लाश लाश में से खून चूस रहा है? क्या नहीं, वो आपके जीते जी हमें कान में आवाज दे करके, हमें कान में बोलता है कि भाई मैं आ रहा हूँ, तुम, मैं आ रहा हूँ, ऐसा के बोलता है वो, और फिर खाता है वो, धमकी देकर खाता है मच्छर। मच्छर तो वैसा बड़ा स्टड है, मैं तो मच्छर का फैन हूँ बचपन से ही।
मतलब सोचो यार, आके धमकी देता है, पहले कान में के बोलता है। ऐसा कभी मैंने आज तक नहीं देखा कि मच्छर बिना मुझे कान में बोले खा गया हो, कि मेरा कान यहाँ ऊपर है वो पैर बजाय खा गया, नहीं ऐसा कभी नहीं होता। वो मच्छर पहले कान में आता है, मुझे धमकी देता है कि भाई मैं आ रहा हूँ, और फिर मुझे खाता है ना। मतलब मच्छर तो बड़े एकदम बहादुर बहादुर कौम है, एकदम जज्बे वाली कौम है। ठीक है, तो मच्छर जो है वो जिंदा आदमी में से उसमें खाते हैं। ऐसे ऐसे और भी कीड़े होते हैं, टेप वर्म होता है, ठीक है, लीच होती है, देखा आप देखिए। वो क्या करती है कि उस जानवर के ऊपर, इसे भैंस के ऊपर ले जा लग जाती है, चिपक जाती है, फिर उसके ऊपर वो जिंदे में से खून चूसती है, खाती है उसमें से, अपने भी चिपक जाती है पैर के ऊपर, तो फिर उसके ऊपर भी वो खींच में से ब्लड को खींचती है वो। ठीक है, तो ये कौन सा न्यूट्रिशन हो गया, ये पैरासाइटिक हो गया। क्या हो गया, ये पैरासाइटिक। तो सेप्रोफाइट में क्या हो गया कि डेड एंड डिके प्लांट से, एनिमल में से, उसमें से ऑर्गेनिज्म में से वो लेते हैं एनर्जी, और ये जिंदे में से ले लेते हैं। फिर है होलोजोइक न्यूट्रिशन, तीसरा क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। इन्वॉल्व इजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, जिसके अंदर सारे ऑर्गेनिक मटेरियल का इजेशन होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है, ये सारी सारी प्रोसेस होती है, उसको हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। किस में होता है, एनिमल्स में होता है और ह्यूमंस में होता है, इंसानों में होता है। बात समझ में आ गई, आइए समझ में। तो सेप्रोफाइट का मतलब क्या होता है, दूसरों पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है, मरे हुए पे। ठीक है, और पैरासिटिक का मतलब किस पे डिपेंड कर रहा है, दूसरों पे डिपेंड कर रहे हैं वो भी, लेकिन वो जिंदा के ऊपर ही है। होलोजोइक के अंदर क्या होता है, जो इसमें सारी लंबी जुड़ी प्रोसेस होती है ना, इजेशन में कहाँ लेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, वो सब चीजें करेंगे, वो सब चीजें, तो वो जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं, बोलो होलोजोइक न्यूट्रिशन। याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं, भूलना नहीं है भैया, भूल के तो देख लेना। वो कौन सा डायलॉग था रे, अंडरवर्ल्ड में जिक्र आए जाके नाम का, भैया भूल के देख लेना, अंडरवर्ल्ड में जिक्र आए जाके नाम का। अब बात कर रहे हैं अपन होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर ह्यूमन की। किस बात कर रहे हैं अपन, ह्यूमन की। भैया ह्यूमन हो, ह्यूमन के बारे में नहीं पढ़ोगे तो क्या ही मतलब है, प्लांट के बारे में सब बता दिया आपने, फोटोसिंथेसिस होता है, ये प्रोसेस होती है, और दूसरे भी जो कीड़े मकोड़े छोटे मोटे हैं वो उनके बारे में बता ही दिया आपने। अब बात करते हैं इंसानों की, बात करो सर, इंसान मैन टू मैन टॉक करते हैं, मैन टू मैन टॉक करते हैं भैया। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, उनमें कौन कौन सी चीजें होती है, फूड कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ को जाता है, क्या सब चीजें बात करेंगे अपन डिटेल में। स्टार्ट करते हुए खाना लेने से, सबसे पहला हो गया आपके माउथ। क्या हो गया, माउथ, माउथ हो गया। मुंह जो होता है उसका काम क्या होता है, फूड इनटेक का। ठीक है, क्या हो गया, इसका काम हो गया माउथ के अंदर इनटेक का। इनटेक की स्पेलिंग सही है क्या भैया, बोल देना भैया गलत हो तो। इनटेक का, फूड इनटेक करने का काम किसका हो गया, माउथ का काम, लिख लेना है माउथ के सामने। फिर होता है आपके टिथ, दांत होते हैं। सबसे पहले खाना आपने लिया, फिर होते हैं दांत, इनका काम होता है च्यू एंड ग्राइंड फूड, खाने को चबाने का काम होता है और ग्राइंड करने का काम होता है। अब मुझे बताओ, आपके जो दांत होते हैं उनके टाइप कौन कौन से होते हैं। तो देखो आपके दांत के अंदर टोटल 32 होते हैं, कितने होते हैं, 32 होते हैं, जिसमें सबसे पहले तो होते हैं आपके आगे ही आगे दांत होते हैं, है ना, आगे आगे जो फ्रंट में होते हैं दांत, उन्हें बोलते हैं कैनाइंस, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैनाइंस, कैनाइंस। फिर होते हैं आपके दो ऊपर दो नीचे दांत, दिखे तिके तिके वेम्पायर वाले दांत देखे भी आपने, वेम्पायर वाले जो ना शेरों में, कुत्तों में, और जो भी ये नॉनवेज खाने वाले जानवर होते हैं ना, इनमें लड़ो लंबे होते हैं, इंसानों के भी थोड़े से लंबे होते हैं, बट बहुत ज्यादा लंबे नहीं होते, बट थोड़ा सा फर्क होता है। इनको बोलते हैं अपन इंसीजर्स। क्या बोलते हैं, इंसीजर्स, याद रहेगा। कैनाइंस हो गया सामने फ्रंट वाले, छीलने के काम आते हैं। इंसीजर्स वो गन्ना खाते हैं, गन्ना, गन्ने में काम आते हैं। फिर होते हैं आपके प्री मोलर्स, प्री मोलर्स, दाढ़ होती है, दाढ़, दाढ़ दाढ़ बोलते हैं शुद्ध हिंदी में अपन, अपनी लोकल लैंग्वेज में दाढ़, दाढ़ से पहले होते हैं। फिर होते हैं मोलर्स। जैसे चार टाइप के अपने दांत होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, चार टाइप के आपके दांत हो गए। इन सब का अलग अलग काम होता है, ठीक है भाई। इनको आगे वाले को कट करने का काम होता है, इनसे का चीरने का काम होता है, प्री मोलर्स और मोलर्स का चबाने, उनको ग्राइंड करने का काम होता है। वो थोड़े चौड़े होते हैं, बेस ज्यादा होता है उनका, तो ग्राइंड करते हैं वो एकदम से। तो ये काम किसका हो गया, टिथ का काम हो गया, दांतों का काम हो गया। मुंह में खाना लिया, टिथ ने अपना काम कर दिया। फिर टंग की बारी है, ये टेस्ट एंड रोल्स फूड। तो खाने को रोल करते हैं, क्या करते हैं भैया, रोल करते हैं, इधर से उधर उधर भेजना भाई, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, ऐसे मशीन हिलती रहती है ऐसे। और उसके अलावा जो टंग होती है वो टेस्ट करने का काम करती है। तो टंग के ऊपर होते हैं टेस्ट बर्ड्स, क्या होते हैं, वाह, किसकी टंग है भाई, ये लंबी लंबी सी जीवान किसकी है ये,
मुझे क्या पता किसकी है, तुम बताओ ना यार, इतनी लंबी जबान किसकी होती है? हाँ, तुम में से किसी की मैं जानता हूँ। उसके ऊपर होते हैं टेस्ट बर्ड्स, जो कि आपको टेस्ट करके बताते हैं कि भैया जो ये खाना खा रहा हूँ मैं, ये एकदम रस मलाई है, या फिर ये कचौड़ी है, या फिर ये आपको जो भी पसंद है वो इमेजिन कर लो। ऐसे फालतू आपके मुंह में पानी लेके नहीं जाऊंगा पढ़ते टाइम पे मैं, मुझे भूल हो जाएगी नहीं तो ऐसे टेस्ट बर्ड्स होते हैं। फिर एक और इंपॉर्टेंट जो होती है सेलिवरी ग्लैंड, ये भी आपके मुंह के अंदर होता है। प्रोड्यूस सलाइवा विद सेलिवरी अमाइलस एंजाइम दैट ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। इसके दो काम होते हैं। इसके सेलिवरी ग्लैंड के अंदर आपके क्या कहते हैं सलाइवा प्रोड्यूस होता है, जिसके दो काम होते हैं। पहला काम तो ये क्या करता है, उस फूड को थोड़ा लिक्विफाइड करता है, चिकना बनाता है। क्या करता है? चिकना बनाता है, ताकि उसको आसानी से आप निगल सको आपके इस फूड पाइप के थ्रू, तो चिकना बनाता है। सेकेंड काम क्या होता है, जो आपके खाना होता है ना, उसके अंदर होता है स्टार्च। क्या होता है? स्टार्च। उस स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने का ये इंपॉर्टेंट काम है, याद रखना, इस एग्जाम आएगा क्वेश्चन, मैं कह रहा हूँ आएगा। इसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने का काम करता है सेलिवरी ग्लैंड में से निकला हुआ सलाइवा। याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं, पक्की बात है। तो दो काम हो गए। तो एक तो खाने को क्या करता है, ये लिक्विफाइड बनाता है ताकि ये इसको निगल सके अपन, और उसको क्या करता है, ये स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। फिर आता है इसोफेगस। क्या है भैया इसोफेगस? अब ये खाना खाने की जो नली होती है, नली, फूड पाइप, नली, नली नहीं नली होती है, इसका ये इसको बोलते हैं इसोफेगस। तो ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक थ्रू पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। अब ये पेरिस्टल्टिक मूवमेंट क्या, ऐसा भी क्वेश्चन आता है भाई, कौन से किस मूवमेंट से जो खाना ट्रांसफर होता है? पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होता है। फूड पाइप होता है, लंबी सी नली होती है, ऐसे क्या होती है, लंबी सी नली होती है। अब इसमें मूवमेंट होता है ऐसा, क्यों, इधर से फैलेगा, फिर इधर से सकड़ेगा, फिर फैलेगा, फिर सुकड़ेगा, फिर फैलेगा, फिर सुकड़ेगा, तो ऐसे उस टाइप का मूवमेंट होता है, इसकी वजह से जो खाना है वो धसता 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 अंदर 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 घुसता रहता है, और कहाँ चला जाता है? आपके स्टमक के अंदर। कहाँ चला जाता है? स्टमक के अंदर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मैं इन सब चीज़ों की फोटो बताऊंगा अभी आपको, आप ये मत टेंशन में लोग, इसे डायग्राम तो बता ही नहीं थे, जैसे डायग्राम बना हुआ है, पर ये डायग्राम में तो आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, उल्टी तो नहीं आ रही डायग्राम देख करके? तो भैया अब अपना सिस्टम ऐसे सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है इसके अंदर ऐसा ही सिस्टम होता है। ठीक है, तो ये आपके स्टमक है, इसके अंदर जो है आपकी खाना, उसके बाद में ये फूड पाइप आ रही है आपकी। मैं वो डायग्राम बनाऊंगा अच्छा वाला, लेवल वाला, है ना। यहाँ से फिर कहाँ पहुंचता है आपके, ये स्टमक के अंदर खाना पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? स्टमक के अंदर पहुंचता है। अब स्टोमक के अंदर होती है तीन चीजें, जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड। तीन चीजें निकलती है इसमें से। एक तो होता है HCl, आपके स्टमक के अंदर, पेट के अंदर होता है HCl होता है। भाई आप एसिड होता है, पता है आपको? पता ही नहीं था आपको एसिड पता है क्या? अच्छा, एसिड बेस वाला चैप्टर में बताया था मैंने आपको, है ना। हाँ, मैंने कहा तुमको से पता है। मेक्स मीडियम एसिडिक किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया। आपके जो फूड के अंदर हार्मफुल बैक्टीरिया आए थे ना, उनको मारने का काम होता है इस HCl का। किसका काम होता है? ये HCl का। कहाँ होता है? ये आपके स्टमक के अंदर होता है। फिर होता है पेप्सिन, ब्रेक्स डाउन प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। प्रोटीन को अमीनो एसिड में चेंज करने का काम किसका होता है? पेप्सिन का। कहाँ होता है? स्टमक के अंदर। अभी आपने दो चीजें बड़ी कन्वर्ट करने वाली, एक तो बड़ा स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है? वो सेलिवरी ग्लैंड का होता है, सेलेवे का होता है ना। और आपके प्रोटीन्स को एमिनो एसिड में चेंज करने का काम किसका होता है? पेप्सिन का होता है। एक और चीज होती है म्यूकस, जिसमें से क्वेश्चन आता है भैया, म्यूकस क्या होता है? म्यूकस प्रोटेक्ट्स स्टमक लाइनिंग फ्रॉम HCl, लिखना है ना, फ्रॉम HCl। अब स्टमक के अंदर HCl है, तो आपको सिर्फ पेट जलता क्यों नहीं है? हमारा HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो क्या होता है कि ये एक म्यूकस नाम की क्या होती है, लाइनिंग होती है, एक दीवार होती है, वॉल होती है, किसके अंदर? आपके स्टमक के अंदर। किसके अंदर होती है? स्टमक के अंदर, जो कि क्या करती है, आपके इस बॉडी को HCl से प्रोटेक्ट करती है। जब कभी HCl थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है तो पेट में हो जाती है एसिडिटी, अगर जलन हो रही है, पैसा पेट दुख रहा है, एसिडिटी हो रही है। फिर अपन क्या करते हैं, अपन इनो लेते हैं, इनो में बेस होता है, बेस एसिड दोनों मिलकर न्यूट्रलाइजेशन में, एसिड पढ़ाने लगी आपको, बट कोई बात नहीं, एसिड और बेस दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, फिर न्यूट्रल जाता है, पेट शांत हो जाता है, 6 सेकंड में काम चालू, है ना। पर देखा है आपने वो, वैसे सिस्टम होता है, ऐसे वैसे सेम टू सेम ही। तो स्टमक के अंदर तीन चीजों को, HCl, पेप्सिन, म्यूकस, याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं, पक्का 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 पक्का। तो माउथ इंटेक कर लिया, टीथ तोड़ दिया, कितने टाइप के हो गए? कैनाइंस हो गया, फिर इंसिसस हो गया, प्रीमोलर्स हो गया, मोलर्स हो गया। टंग टेस्ट बड्स टेस्ट करने का काम, खाने को रोल करने का काम। सलिवरी ग्लैंड, सलाइवा होता है,
दो काम हो गए, एक तो लिक्विफाइड करने का होता है, चिकना बनाने का काम होता है, दूसरा काम क्या हो गया, किसको चेंज करता है, वो स्टार्च को चेंज करता है। किसमें करता है, सिंपल शुगर के अंदर। फिर खाना कहाँ चला गया, इसोफेगस में। कौन सा मूवमेंट, पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट। फिर कहाँ गया, स्टमक के अंदर। तीन चीजें हो गई, कौन कौन सी हो गई, HCl हो गया, पेप्सिन हो गया, और क्या हो गया, म्यूकस। HCl जो क्या करता है, बैक्टीरिया को मारता है। पेप्सिन क्या होता है, एमिनो एसिड में चेंज करता है किसको, प्रोटीन को। और म्यूकस जो होता है प्रोटेक्ट करता है अपने खुद के पेट को। बात समझ आ गई, चले भैया आगे, चलो भैया आगे, चलो भैया आगे। हाँ, ये रही फोटो देखो, मैं कह रहा मैं लेबल डायग्राम बताऊंगा तुमको, तुम चिंता मत करो। ये हो गया आपके मुंह, ठीक है, माउथ एंड माउथ कैविटी, ठीक है, यहाँ से खाना लिया आपने। अब ये फायरिंग्स और लैरिंग्स जो है मैं आपको बाद में बता दूंगा, किसमें जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तब, अभी इसी चैप्टर में, मतलब बाद में, कल नहीं बताऊंगा, आज ही बताऊंगा। इसोफेगस ये होगी नली आपकी, ये हो गया आपका स्टमक, जिसके अंदर आपको तीन चीज हो गई। कौन कौन सी तीन चीज हो गई आपके, एक तो चीज हो गई आपकी HCl, एक हो गया आपका पेप्सिन, एक हो गया आपके म्यूकस। यहाँ भी एक कौन सा था, सेलिवरी ग्लैंड, एलिवर ग्लैंड। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आगे चलें क्या, चलो। ये होता है कि लीवर, क्या होता है, लीवर। फोटो दिखाऊं क्या, पहले फोटो दिखा देता हूँ आपको मैं। ये आपका स्टमक है, इसके पास में दिख रहा है ये लीवर, दिख रहा है, चलो। लीवर समझ भाई, पहले तो डायग्राम समझ में आना, दिमाग में डायग्राम होना चाहिए, बस खाना कहाँ जा रहा है, खाना कहाँ जा रहा है। अब लीवर में खाना जाता तो नहीं है, खाना तो कहाँ गया, स्टमक के अंदर गया, पेट में गया। बट लीवर का कुछ काम होता है, प्रोड्यूस बाइल जूस एंड बाइल सोल्ट। बाइल जूस और बाइल सोल्ट दो चीजों को क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है। बाइल जूस और बाइल सोल्ट, उनका अलग अलग काम होते हैं। बाइल जूस होता है मेक्स फूड एल्कलाइन, फूड को एल्कलाइन बनाने का काम कौन करता है भैया, याद रखना, बाइल जूस करता है, कहाँ होता है, लीवर में होता है। फिर होता है एक बाइल सोल्ट, जो ब्रेक लार्ज फेट ग्लोब्यूल्स थ्रू इमल्सिफिकेशन, ये फेट का इमल्सिफिकेशन करता है। आप खाना खाते हो उसमें फेट भी तो होता है, उसमें स्टार्च भी होता है, उसके अंदर शुगर भी होता है, उसके अंदर आपके प्रोटीन्स भी होते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, उसमें फेट भी होता है। तो फेट को इमल्सिफाइड करता है, फेट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं, बड़े बड़े पार्ट्स को भी छोटे छोटे पार्ट में तोड़ता है। कौन करता है, ये बाइल सॉल्ट करता है। कहाँ होता है, ये लीवर में होता है। कहाँ होता है, ये लीवर में होता है। फिर होता है आपके गोल ब्लेडर, कहाँ होता है, गोल ब्लेडर। फोटो दिखाऊं या, फोटो दिखा समझ में नहीं आएगा, नहीं आएगा समझ में। ये रहा गोल ब्लेडर, दिख रहा है क्या, ये ग्रीन कलर का, फोटो में ग्रीन कलर दिख रहा है ना, ये लीवर था। इसके अंदर कौन कौन है, बाइल जूस है, बाइल सोल्ट है। ये इसमें से बाइल जूस और बाइल सोल्ट आते हैं किसके अंदर, गोल ब्लेडर के अंदर आते हैं, गोल ब्लेडर के अंदर आते हैं। तो स्टोर बाइल जूस एंड बाइल सोल्ट फॉर रिलीज ड्यूरिंग डाइजेशन। अब ये बनते ही लीवर में है और उसके बाद में बाइल जूस में स्टोर होते हैं। ये बाइल जूस का स्टोर, यहाँ खाना नहीं आता, वह खाना तो स्टोमक में है, स्टोफेकर से सीधा कहाँ गया, स्टमक में गया। बाइल जूस का काम दूसरा है, बाइल जूस इन दो जूस बनाए उसने, और दोनों जूस जो है कहाँ भेज दिए उसने, अब एक गोल ब्लेडर में भेज दिए। गोल ब्लेडर ये दिख रहा है ग्रीन ग्रीन कलर का, इसके अंदर इसमें स्टोर हो गया, ये इसका स्टोर है, वेयर हाउस है ये, ठीक है। फिर एक चीज होती है पेनक्रियास, पेनक्रियास फोटो दिखा दूं मैं, ये येलो 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 येलो, ये पिक्चर वैसे दिखता नहीं है सामने से, ये है ना, क्योंकि ये पीछे की तरफ होता है। तो डायग्राम के अंदर तो ये डायग्राम इस टाइप से बना रखा था, कुछ समझ में आ रहा है। बाकी अगर एक्चुअल में देखोगे तो पीछे की तरफ होता है, अंदर की साइड तो दिखता नहीं है, बट आपको यहाँ दिखा रखा है, ठीक है। क्या काम होता है इसका, पेनक्रियास का, पेनक्रियास कहाँ गया बे, इसके अंदर दो चीजें होती है, तो ट्रिप्सिन होता है, एक लाइपेज होता है। ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड, और लाइपेज का काम होता है ब्रेक डाउन इमल्सिफाइड फैट। एक इसका काम क्या हो गया, ब्रेक डाउन प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड। जो अमीनो एसिड प्रोटीन को अमीनो एसिड में चेंज करता है, कुछ तो किसने कर दिया था प्रोटीन को अमीनो एसिड में चेंज, प्रोटीन पेप्सिन ने कर दिया था। बाकी जो बचा हुआ है वो ट्रिप्सिन कर देता है। पेप्सिन और ट्रिप्सिन, सिन नाम याद रहेगा, दोनों जैसे ही हैं, दोनों का काम यही है प्रोटीन को अमीनो एसिड में चेंज करने का। उसके बाद में अगला है लाइपेज, जो क्या करता है, जो इमल्सिफाइड फैट है, जो इमल्सिफाइड किसने किया था, बाइल सोल्ट ने किया था, उसको क्या करता है ये, और भी वापस ब्रेक डाउन करता है। बात याद रहेगा, बात याद रहेगा, याद रहेगा। तो ये भी काम किसमें हो गया, आपके इसके अंदर हो गया। तो इसके अंदर बाइल जूस बाइल सोल्ट थे, उनका अपना काम था, उन्होंने स्टोर करके यहाँ भेज दिया बाइल जूस बाइल सोल्ट ने। उसके बाद में पेनक्रियास जो होता है, इसके अंदर क्या होता है, तो लाइपेज होता है, एक ट्रिप्सिन होता है, दोनों यहाँ बन गए आपके। अब ये जो चीजें बन गई हैं, ये आगे जाकर के ये जो आपके जूसेस हैं, ये जूसेस डाइजेशन में हेल्प करते हैं। यहाँ डायरेक्टली डाइजेशन नहीं हो रहा, यहाँ खाना नहीं आता, जो खाना आपने खाता खाता यहाँ आ रहा था खाना, वो खाना तो स्टमक में जाएगा, स्टमक में जाने के बाद में इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक है। बट यहाँ से जूसेस आते हैं, क्या करते हैं, ये जूसेस आते हैं जो कि आपको डाइजेशन में हेल्प करते हैं। कौन कौन से जूसेस हैं और उनका क्या क्या काम है, आपको समझ में आ गया होगा, आ गया ना, मुझे बोल रहा हूँ समझ में नहीं आया, नहीं आया तो बोल देना, शर्मा ना मुझसे।
डरने की कोई बात नहीं है यार, मैं खाली दिखने में खतरनाक लगता हूँ, खतरनाक लगता हूँ दिखने में। मैं पता है, मैं बहुत डरावना आदमी हूँ, मुझे पता है बचपन से। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, ऐसे एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन आता है कि आपके जो डाइजेशन होता है तब कौन सी चीज़ किस में कन्वर्ट होती है। स्टार्च किस में होता है, तो शुगर में, सिंपल शुगर या ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। फैट जो होता है वो फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में चेंज होता है, प्लस ग्लिसरॉल में होता है, इसको एमिनो फैट बोल रहे हैं अपन। प्रोटीन जो होता है एमिनो एसिड में चेंज होता है, ये याद रखना है ना, जिसमें क्वेश्चन आ रखे हैं एग्जाम बहुत बार कि कौन सी चीज़ किस में कन्वर्ट होती है, याद रहेगा। भूलोगे तो नहीं, भूलोगे तो नहीं, पक्का पक्का पक्का। फिर अब आपके जो खाना है वो आ चुका है किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। सबसे पहले खाना कहाँ गया, मुंह से, दांत तोड़ा, इसोफेगस में होकर स्टमक में गया, स्टमक में, स्टमक से सीधा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये आपके पेनक्रियाज, गोल ब्लेडर और क्या नाम इसका, गोल ब्लेडर खाली से उसको स्टोर करने का काम करता है, और लीवर, ये उसके अंदर से जूसेस भेजते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। बात समझ में आ गई। और उनमें खाना जाता नहीं, खाना सीधा यहाँ आया है। इसके अंदर होती है विली लाइक, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, विली जिसको बोलते हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे ऐसे लाइनें होती है ऐसी लंबी लंबी सी। स्मॉल इंटेस्टाइन एक लंबी सी नली है, बहुत लंबी होती है, ठीक है, एक पाइप समझ लो, एक पाइप है। उस पाइप के अंदर एक तो उसकी लंबाई ज्यादा इसलिए है ताकि ज्यादा टाइम तक खाना उसके अंदर रहे और उसमें से न्यूट्रिशन जो है अपन एब्जॉर्ब करके अपनी बॉडी में ले जा सके। बात समझ में आ गई। इसका काम क्या होता है, इसका मेन काम ही यही है कि इसमें न्यूट्रिशन जो है उसको ट्रांसपोर्ट करना आपके पूरी बॉडी के हर सेल में। ये काम किसका हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन का हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन जो आपका कंप्लीट होता है। ये लंबी सी नली होती है, लंबी इसीलिए होती है ताकि ज़्यादा टाइम तक इसमें रहे और ज़्यादा न्यूट्रिशन अपन खींच सकें। उसके अलावा भी फिर देखो बनाने वाले ने क्या बनाया है, अब हाँ मज़ा ही आ गया कि भाई और ज़्यादा इसके अंदर एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो सके, तो इसके अंदर क्या होता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। अब मेरी बात सुनो, जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन, एक ये पाइप है ऐसा, एक पाइप है, ऐसा। अब मुझे बताओ, इसके अंदर भी ऐसे नलियां लगी हुई है एब्जॉर्व करने वाली, और इसके अंदर भी नलियां लगी हुई है ऐसे एब्जॉर्व करने वाली। तो मुझे बताओ कि ये ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्व कर पाएगा या ये। दिखती सी बात है, इसमें सरफेस एरिया ज्यादा हो गया, देखो सरफेस एरिया जो है ना ज्यादा हो गया, ये सरफेस एरिया तो इतना बढ़ गया। एक तो यहाँ से यहाँ तक इतना सरफेस एरिया होता है, एक इतना हुआ है ना, तो सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया। तो ये विले का काम ही यही है, ये विले क्या करती है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है, जिससे क्या होता है कि जो डाइजेशन हुआ है उससे जो न्यूट्रिशन है वो न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा पर खींच सके, खाने में से सारे न्यूट्रिशन निकाल सके, बचना नहीं चाहिए भाई मामला कुछ। महंगे भाव का अनाज आता है, मैं घर वाले कहते हैं मेरे, महंगे भाव का धान आता है, तुम खाना बिगाड़ देते हो। तो भाई जैसे अपन थाली में बिगाड़ दे हुए, अपने खाने में जो खा लिया ना पेट में एक बारी, तो बॉडी नहीं बिगड़ने देते भैया, बॉडी पूरा उसमें चूसने की कोशिश करती है, अगर आपकी बॉडी फिट है तो। बीमार आदमी का नहीं ऐसा सिस्टम होता, आदमी खाना पचता ही नहीं है। क्या बोलते हैं इसको, विली बोलते हैं। दैट इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, दे सप्लाई डाइजेस्टेड फूड टू ब्लड वेसल, डाइजेस्टेड फूड को ब्लड वेसल में भेजती है, विच ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिशन टू एवरी सेल इन द बॉडी। फिर वो न्यूट्रिशन जो है पूरी बॉडी के अंदर हर एक सेल में जाके पहुंचता है। इसके अंदर से होता है ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो कंप्लीट डाइजेशन किस में होता है भैया, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। फिर आती है लार्ज इंटेस्टाइन, इसके बाहर की तरफ ऐसी होती है, फोटो दिखाऊं, फोटो दिखाऊं, फोटो आ गई, फोटो आ गई। देखो ये जो बीच में दिख रही है ना, ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये जो बाहर दिख रही है ना, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। तो खाना फिर यहां से इसमें जाता है, फिर खाना इसमें जाता है, किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में खाना चला गया भैया, ठीक है। अनएब्जॉर्ब्ड फूड मूव्स हियर वेयर द वॉल एब्जॉर्ब मोर वाटर। इसके बाद में क्या होता है, जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड है वो इसमें जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इसमें जो भी वाटर है जितना भी हो सकता है, वो सारा पानी जो है वो इसकी वॉल इसमें से चूस लेती है, सूखा बनाने की कोशिश, ज्यादा नेक्स्ट में उसको सूखा बना देगी बिल्कुल ही। फिर रिमेनिंग वेस्ट मटेरियल इज रिमूव्ड द बॉडी वाया एनस। फिर एनस के थ्रू जो है वो बॉडी से वेस्ट मटेरियल पूरा बाहर निकल जाता है। बात समझ में आ गई, और आपका डाइजेशन जो है पूरा कंप्लीट हो गया। मजा आया कि नहीं आया, आया मजा। पूरा बताऊंगी एक बार वापस स्टार्टिंग से, डिवीजन करना मेरे साथ फटाफट से 1 मिनट के अंदर। खाना कहाँ से खाया, मुंह से खाया, इनटेक फूड किया। टिथ ने क्या किया, तोड़ा। कौन कौन से टाइप के हो गए, कैनाइंस, इंसीजर्स, नाम बोल रहे साथ में बोला, कैनाइंस, इंसीजर्स, फिर प्रीमोलर्स, मोलर्स, फिर टंग आ गई, ठीक है। टंग के अंदर 2 काम हो गए, टंग के एक तो टेस्ट करने का काम हो गया, दूसरा खाने को रोल करने का काम हो गया। फिर सेलिवरी ग्लैंड आ गया,
जिसमें से क्या निकलता है, सलाइवा निकलता है। सलाइवा के दो काम हो गए, एक तो उसको चिकना बनाता है खाने को, निकल सके, लिक्विफाइड करता है। दूसरा काम क्या करता है, सिंपल शुगर को स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है, याद रहेगा, ठीक है। फिर खाना कहाँ गया, इसोफेगस। इसोफेगस इसोफेगस जो है इसमें से खाना जाता है, कौन सी मूवमेंट होती है भैया, पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट के थ्रू खाना उसके अंदर चला गया। फिर खाना गया स्टमक के अंदर। स्टमक में तीन चीजें हो गई, HCl हो गया, पेप्सिन हो गया, म्यूकस हो गया। HCl का काम क्या, HCl जो है खाने को क्या करता है, बैक्टीरिया से उसको खत्म करता है, जो बैक्टीरिया हो तो, ठीक है। पेप्सिन जो क्या करता है, वो क्या करता है आपके प्रोटीन को किसमें चेंज करता है, आपके एमिनो एसिड में चेंज करता है। और उसके बाद में फिर क्या हो गया आपके म्यूकस। म्यूकस HCl से प्रोटेक्ट करता है आपके उस इनर वॉल को। फिर आपके जो है लीवर का काम आता है। लीवर के अंदर दो सॉल्ट होते हैं, बाइल जूस और बाइल सॉल्ट होते हैं, ठीक है। बाइल जूस और बाइल सॉल्ट, जिनके अंदर दोनों के अलग अलग काम है। एक का काम तो क्या हो गया, फैट के ग्लोब्यूल्स को तोड़ना होता है बाइल जूस का, और एक का काम बाइल सॉल्ट का और बाइल जूस का काम क्या होता है, इमल्स, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, हाँ सिंपल शुगर, स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। उसके बाद में फिर वो सारे इकट्ठे कहाँ होते हैं, आपके गोल ब्लेडर में जो स्टोर होते हैं। कहाँ स्टोर होते हैं, गोल ब्लेडर में स्टोर होते हैं। फिर पेनक्रियाज होता है। पेनक्रियाज में दो चीजें होती है, तो ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन और पेप्सिन का काम सेम ही होता है, मैंने बताया था आपको, ठीक है। और उसके बाद में फिर आपके वहां से वो सारी सारी चीजें जो जूस होते हैं जाते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है सारा एब्जॉर्प्शन का काम होता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन कौन सा स्ट्रक्चर होता है, विली होती है। कौन सा स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, विली बोलते हैं, याद रहेगा। सारा इसमें न्यूट्रिशन हो गया, खींच लिए। फिर खाना कहाँ जाएगा, फिर जाएगा खाना आपके लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन सारा वाटर का एब्जॉर्प्शन हो गया, एनएस के थ्रू खाना बाहर निकल गया। हे भगवान, क्या लग गया, मैं पूरा बोल दिया ना, पूरा बोल दिया। ऐसे कैसे आप बोल रहे हैं एक बार मेरे साथ में, ठीक है। और एक बार लिखना है इसको पूरा पूरा जो अपने पढ़ लिया है। मजा आया कि नहीं आया, मजा आया कि नहीं आया। तो अपन ने क्या पढ़ लिया अभी तक, अपन ने पढ़ चुके हैं न्यूट्रिशन, पूरा अपना खत्म हो गया। एक लाइफ प्रोसेस पूरी खत्म हो गई, जिसमें अपन ने प्लांट्स का भी पढ़ लिया, जिसमें अपन ने ह्यूमंस का भी पढ़ लिया, ऑटोट्रोफिक, हेटरोट्रोफिक्स और पैरासाइटिक, सब 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 पढ़ लिया। और फोटोसिंथेसिस भी डिटेल में पढ़ लिया अपन ने, और ह्यूमन वाला भी डिटेल में पढ़ लिया। अब बात कर रहे हैं अपन रेस्पिरेशन की, सेकंड लाइफ प्रोसेस। क्या पढ़ रहे हैं, रेस्पिरेशन क्या होता है, द प्रोसेस इन विच द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी by combining oxygen and glucose is called respiration. It involves breathing. मैं जब भी बच्चों से पूछता हूँ, बच्चों बताओ रेस्पिरेशन क्या होता है, तो बच्चे बोलते हैं सर ऑक्सीजन लेना और CO2 का गैस जो है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालना। क्या ये ऑक्सीजन होता है, क्या नहीं। क्या ये रेस्पिरेशन होता है, क्या नहीं। ये रेस्पिरेशन नहीं होता। रेस्पिरेशन क्या होता है, द प्रोसेस इन विच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी, जो एनर्जी बनाते हैं बाय कंबाइनिंग ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। ऑक्सीजन और ग्लूकोज को कंबाइन करके एनर्जी बनाने के प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं। भैया सांस लेने को रेस्पिरेशन नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन और ग्लूकोज को कंबाइन करके एनर्जी बनाने की। अब आप 10th क्लास में आ गए, छोटे बच्चे नहीं, उसको सांस लेने छोड़ने को रेस्पिरेशन बोलते हैं, रेस्पिरेशन नहीं बोलते उसको, ठीक है। रेस्पिरेशन बोलते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन को कंबाइन करके एनर्जी बनाने के प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं, विच इन्वॉल्व ब्रीथिंग, जिसमें ब्रीथिंग इन्वॉल्व है, इसमें सांस लेना भी इन्वॉल्व, क्यों सांस लोगे तभी तो ऑक्सीजन आएगी जो इसमें हेल्प करती है। पर रेस्पिरेशन का काम सांस लेना नहीं होता, रेस्पिरेशन सांस लेना नहीं होता, रेस्पिरेशन तो एनर्जी बनाना होता है। क्या होता है भैया, एनर्जी बनाना होता है। अब दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं पूरी दुनिया भर में। कितने टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं भैया, दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो एक तो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा क्या होता है एनोरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक क्या होता है भैया, इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर अगर मतलब भयंकर लेवल की ऑक्सीजन है, फुल है, अपने पास टेंशन ही नहीं है, तब जब एनर्जी बना रहे होते हैं तब उसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और जब ऑक्सीजन की थोड़ी कमी हो, ठीक है, तो एब्सेंस और लेक ऑफ ऑक्सीजन, या तो ऑक्सीजन की कमी हो या ऑक्सीजन हो ही नहीं, तब जब रेस्पिरेशन होता है उसको हम बोलते हैं एनोरबिक रेस्पिरेशन। याद रहेगा, एरोबिक का मतलब ऑक्सीजन फुल है, एकदम फुल सप्लाई में है। एनोरबिक का मतलब या तो ऑक्सीजन कम है या है ही नहीं है, उसको क्या बोलेंगे एनोरबिक रेस्पिरेशन। याद रहेगा, भूलना नहीं है, भूलना नहीं है। द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू सिंथेसाइज मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी। अब ये रेस्पिरेशन करता कौन है, तो ये सेल के अंदर होती है, हर सेल में होती है ना रेस्पिरेशन। जो होता है कहाँ होता है, सेल में होती है। आपके लंग्स में रेस्पिरेशन नहीं होती है, लंग्स तो ऑक्सीजन पहुंचाते हैं हर सेल के अंदर, ठीक है। फिर उस सेल के अंदर जाकर आपने वो 9th क्लास में पढ़ा था सेल वाला चैप्टर, पढ़ा अपन, याद होगा आपको।
तो उसके अंदर आपके सेल में रेस्पिरेशन होती है, ठीक है। और फिर वहां से बनती है एनर्जी, और उस एनर्जी की यूनिट आपने बचपन में पढ़ी थी, जिसको अपन बोलते हैं एटीपी। क्या बोलते हैं? एटीपी, है ना। जैसे अपने यहाँ पे सिक्के चलते हैं, पैसे नोट चलते हैं, जैसे एनर्जी चलती है बॉडी में। क्या चलती है? एनर्जी। तो एनर्जी जो है किस में नापते हैं अपन? एटीपी में। फुल फॉर्म है उसकी एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। गई क्या? देख लेना, चेक कर लेंगे इसको एक बार। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये क्या हो गया आपके एटीपी की फुल फॉर्म, जो है कि एनर्जी करेंसी ऑफ लाइफ है। क्या है ये? एनर्जी करेंसी ऑफ लाइफ। याद रहेगा, याद रहेगा। तो रेस्पिरेशन समझ में आ गया ना? सांस लेना, अभी हम बोला सर सांस लेने को रेस्पिरेशन बोलते हैं, अब आप मुझसे पढ़ लिए हो। सांस लेना रेस्पिरेशन नहीं होता। ग्लूकोज और ऑक्सीजन के साथ में मिला करके, अब आप क्लास में से बच्चों को पूछना आप, है ना, कितने बच्चे देखें इसके आंसर देते हैं कि भैया रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन सबको पूछना। जिसने भी बोल दिया ना कि भाई सांस लेना या ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना से बोलता है, मतलब कि वो फेल है, लक्षण नहीं उनमें। पर आप में लक्षण है, आप पढ़ लियो अब। और उनको पर बताना आप, ठीक है, गुड बॉय की तरह, गुड गर्ल की तरह बताना उनको तो भाई रेस्पिरेशन ये नहीं होता। रेस्पिरेशन क्या होता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन को कंबाइन करके एनर्जी बनाने की प्रोसेस क्या होती है? रेस्पिरेशन होती है। याद रहेगा? भूलोगे तो नहीं, भूलोगे तो नहीं। ये पढ़ने से पहले अपन बात कर लेते हैं इसके अंदर एरोबिक और एनोरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर डिफरेंस क्या होते हैं भैया, क्या डिफरेंस होते हैं दोनों के अंदर। पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन, टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बात ही कर ली अपन, डेफिनेशन बात कर ली। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर आपके अगर रेस्पिरेशन हो रहा है तो एरोबिक है। टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर जब आपके रेस्पिरेशन हो रहा है तो वो कौन सा हो गया? आपके एनोरोबिक रेस्पिरेशन। ओकर्स इन माइट्रोकॉन्ड्रिया, कहाँ होता है एरोबिक रेस्पिरेशन? कहाँ होता है? माइट्रोकॉन्ड्रिया में होता है। और इसलिए अपन बोल रहे हैं, वो पढ़ा था अपन ने, माइट्रोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल, है ना। पावर हाउस क्यों है? वो पावर बन रहा है वहां से, एनर्जी नहीं बन रही है, इसलिए पावर हाउस बोलते हैं। वैसे मीम देखा था मैंने कि साइंस कितनी पढ़ रखी भाई, इतनी पढ़ रखी, माइट्रोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। ये लाइन में सबको याद है, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई बच्चा होगा, ऐसा कोई बड़ा भी होगा जिसको ये लाइन याद नहीं, उसने स्कूल में पढ़ रखी है, तो सबको याद है माइट्रोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों होती है भैया? एनर्जी नहीं बनती है अपनी सारी। फिर ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म, एनोरोबिक रेस्पिरेशन का होता है साइटोप्लाज्म में होता है। एंड प्रोडक्ट्स आर CO2 एंड H2O। CO2 में ओ थोड़ा लिखना रहे, CO2, H2O में H थोड़ा लिखना, टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा। एंड प्रोडक्ट आर एल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड। अभी एल्कोहल लैक्टिक एसिड कैसे बनते हैं हमारे में बात करेंगे अपन, है ना। इसके अंदर रेस्पिरेशन के बाद में एल्कोहल बनता है और लैक्टिक एसिड बनता है। इसके अंदर जो है आपके CO2 बनता है और H2O बनता है, ठीक है, याद रहेगा। CO2 अपना काम भी आता है बाद में, ठीक है। मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, इसमें एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है, उसमें लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, इसमें एनर्जी कम बनती है, ठीक है। और एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी ज्यादा बनती है। अपनी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन ही होता है। मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स जो इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, और एनोबिक में होता है मसल सेल में होता है, बैक्टीरियाज में होता है, यीस्ट में होता है, ये एनोबिक होता है। अब तो रेस्पिरेशन के अंदर अच्छा मुझे बताओ कि रेस्पिरेशन के अंदर एक क्वेश्चन अभी हमने तब बता दिया ना, इसके हिसाब से बताना मुझे, रेस्पिरेशन के अंदर प्लांट्स कौन सी गैस लेते हैं? बताइए आपको कौन सी गैस लेते हैं? जिन जिन बच्चों का आंसर आ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, भैया वो अपने हाथ के एक पर लगा लो खुद भी, ऑनलाइन बैठे बैठे। अरे रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन गैस ही लेते हैं भाई, बताया था मैंने, इतनी बार बताया मैंने कि ऑक्सीजन और ग्लूकोज को कंबाइन करके एनर्जी बनाते हैं, ऑक्सीजन और ग्लूकोज को कंबाइन करके एनर्जी बनाते हैं। चाहे ह्यूमन हो या प्लांट्स हो, चाहे कुछ भी हो, रेस्पिरेशन के लिए तो ऑक्सीजन ही चाहिए। पर अब लोग सर फिर अपन बचपन से जो पढ़ते हैं कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, मैं तो शुरू से पढ़ रखा है कि इंसान जो होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड। अरे भैया पढ़ रखा तूने, पर ढंग से नहीं पढ़ रखा। वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जो अपने स्टार्टिंग में बात की थी, वो लेते हैं वो फोटोसिंथेसिस के अंदर। वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, जब खाना बनाते हैं उस टाइम पे उनको चाहिए होती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो वहां यूज आती है। जो अपन लेते अपन जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो उस टाइम पे लेते हैं, उसका एंड प्रोडक्ट होता है ऑक्सीजन। पर रेस्पिरेशन के अंदर तो उनको भी ऑक्सीजन ही चाहिए, और रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट उनका भी कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है, प्लांट्स का भी। रेस्पिरेशन का काम सेम है, अब याद रहेगा। तो प्लांट्स में दोनों काम होते हैं, वो CO2 भी लेते हैं, ऑक्सीजन भी लेते हैं। रेस्पिरेशन में लेते हैं ऑक्सीजन, और खाना बनाने में लेते हैं CO2। बात समझ में आ गई? इसलिए दिन में वो बनाते हैं खाना, दिन में आती है सनलाइट, दिन में आती है बढ़िया बढ़िया ऑक्सीजन, रात में सनलाइट होती ही नहीं है, रात में ऑक्सीजन आती भी नहीं है उनके अंदर से, रात में CO2 ही निकलती है। इसलिए कहते हैं रात को पेड़ों से सोना नहीं चाहिए। अपने बड़े बूढ़ों से सुना है आपने, रात को पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? इसलिए नहीं सोना चाहिए, रात को सनलाइट नहीं होती, रात को खाना बनाते ही नहीं है, वो खाना बनाते नहीं है तो उसमें ऑक्सीजन गैस निकलती ही नहीं है,
या तो केवल रेस्पिरेशन होता है और केवल CO2 निकलती है, तो आपकी CO2 उनकी CO2 तो फिर काम खराब हो जाता है, इसलिए नहीं सुनना चाहिए। बात समझ में आ गई? अब समझे हो तुम दिल की बात, अब समझे हो तुम, समझ गए क्या? चले भाई आगे चलो। ये करा था भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ये लग रहा है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो फ्लो चार्ट बना हुआ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। एरोबिक और एनोरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ही बात कर रहे हैं अपन। देखो चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल हो, एनर्जी अपने बना ली, खाना खाया आपने एनर्जी बना ली, या तो प्लांट होगा खुद ने बना ली होगी उसने, नहीं तो अपने प्लांट होकर बना ली। भाई गेहूं के पौधे ने या मक्की के पौधे ने अपने एनर्जी बनाई, या फिर फ्रूट ने बनाई है, उसने ग्लूकोज बनाया, अपन उसको खा लिया, अपने ग्लूकोज ले लिया, तो ग्लूकोज तो आ गया, क्या आ गया? ग्लूकोज आ गया, ठीक है, ग्लूकोज आ गया। अब उसके बाद में फिर क्या होता है कि इसके साथ में बनता है आपके पायरूवेट बनता है, साइटोप्लाज्म क्या बनता है? पायरूवेट बनता है, और साथ में क्या होती है? एनर्जी होती है, क्या होती है? एनर्जी। अब यहां से क्या होता है, अगर उसको मिल रही है फुल ऑक्सीजन, क्या मिल रही है? तो मिल रही है अगर फुल ऑक्सीजन, अगर उसको फुल ऑक्सीजन मिल रही है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तब क्या बनती है आपके प्रेजेंस ऑक्सीजन में? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर बनता है, एनर्जी बनती है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं, वाटर जो है वो भी अपने बॉडी में आ जाता है, एनर्जी उसमें बन जाती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस हो, क्या हो? ऑप्शन, जैसे कि ईस्ट के अंदर होता है, ईस्ट में होता है, तो बनता है एथेनॉल, क्या बोलता है? एथेनॉल बनता है, प्लस बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस बनता है एनर्जी, क्या बनता है? एथेनॉल, मतलब एल्कोहल बनता है भैया। फर्मेंटेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को, क्या बोलते हैं? अभी आगे बढ़ूंगा मैं वापस से, फर्मेंटेशन बोलते हैं, है ना। तो ये जो आपके एल्कोहल या बेवरेजेस या फिर जो भी ये काम वाला मामला जो बनता है, ये बनता है, ये कैसे बनता है? इसी प्रोसेस तो बनता है ये एल्कोहल वगैरह कैसे बनते हैं? ऐसे तो बनते हैं, ये यीस्ट से। क्योंकि यीस्ट के अंदर क्या होता है कि ये ऑक्सीजन की कमी से, एब्सेंस ऑक्सीजन के अंदर क्या होता है, क्या कहते हैं उसको, रेस्पिरेशन होता है, जिससे एथेनॉल बनता है वहां पे। तो इस वजह से इस प्रोसेस में अल्कोहल जो बनता है वो बाद में आगे काम आता है, ठीक है। उनको सड़ा लगा बनाते हैं वो सारे फ्रूट्स वगैरह, पता है आपको। कभी किसी और दिन बात करेंगे एथेनॉल की अपन। और अगर लेक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी हो, ठीक है, जैसे कि अपन भाग रहे हो, आप स्पीड में भाग रहे हो, तो ये बॉडी क्या होती है, कम ऑक्सीजन ले पाती है। आप सांस छोड़ भी देते हो, ले भी देते हो, तो ऑक्सीजन कम आता है उस टाइम पे। तो उस टाइम पे रेस्पिरेशन तो हो रहा है, बट उस टाइम में आपकी जो मसल सेल्स है, मसल सेल्स, क्योंकि वो ज़्यादा काम आ रही है, वो एनर्जी बस वो सबसे ज़्यादा काम मसल से आती है उस टाइम भागने टाइम पे, तो उनको ऑक्सीजन मिल रही होती है कम। तो जब लेक ऑफ ऑक्सीजन होता है तब आपकी बॉडी में बनता है लैक्टिक एसिड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना। ये मैं कह रहा हूँ ये पूरा फ्लो चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये बॉडी में बनता है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, और लैक्टिक एसिड की वजह से फिर आपके मसल में होता है पेन आते हैं, मसल क्रैम्प्स आते हैं। क्या आते हैं? मसल क्रैम्प्स। अब याद रहेगा मसल क्रैम्प्स क्यों आते हैं? आप भाग रहे होते हैं तो आपकी मसल में दर्द होता है ना, आपकी पैर की पिंडलियों में, हाथों में, यहाँ पे दर्द होता है। वो दर्द क्यों होता है? वो मसल क्रैम्प्स क्यों आते हैं? वो मसल क्रैम्प्स इसी वजह से आते हैं क्योंकि उस टाइम पे ऑक्सीजन की आपकी बॉडी के अंदर कमी है, और आप भागने की कोशिश कर रहे हो, स्पीड में दौड़ रहे हो, तो उस कमी की वजह से जो रेस्पिरेशन होता है उस टाइम पे बन जाता है लैक्टिक एसिड। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? तो अगर ऑक्सीजन फुल हो तब रेस्पिरेशन कैसे होता है, ऑक्सीजन अगर कम हो तो कैसे होता है, ऑक्सीजन हो ही ना तो कैसे होता है? याद रहेगा? याद रहेगा? भूलोगे तो नहीं? ये भूलना नहीं है, मैं बता रहा था आपको, है ना। फर्मेंटेशन क्या होता है? द ब्रेकडाउन ऑफ शुगर्स बाय यीस्ट टू मेक एल्कोहल इन द एब्सेंस ऑफ एयर। एब्सेंस ऑफ एयर का मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। और इसी प्रोसेस से अपने अल्कोहल बनाते हैं अपन, नहीं मतलब जो लोग बनाते हैं वो बनाते हैं, पर मतलब इसी प्रोसेस से अल्कोहल बनता है। बच्चा राजी हो गया, सर आज तो सिखा ही दो ना सर, अल्कोहल बनता कैसे है। मैं सीखूंगा सीखूंगा किस दिन स्पेशल क्लास करूंगा मैं, है ना। मैं पूरी प्रोसेस बताऊंगा तुमको कैसे बनाते हैं। हाँ मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम सारे पूरा फैक्ट्री खोलना चाहते हो। खोलेंगे भाई खोलेंगे। मसल क्रैम्प्स कैसे आते हैं? द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन मसल्स, अ प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज ब्रेकडाउन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन अगर ऑक्सीजन की लेक ऑफ ऑक्सीजन में होता है तब बनता है लैक्टिक एसिड, कोज मसल क्रैम्प, जिसकी वजह से मसल क्रैम्प आते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनमें दोनों में से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बार बार आते हैं। लेकिन मैं बताता जा रहा हूँ आपको, इसको पक्का नोट कर लो और पढ़ना आपको, है ना, बार बार पढ़ना है इसको, याद रहेगा। भूलोगे तो नहीं? मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? चलो आगे चले। फिर बात करें अपन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। अभी अपन बात करें प्लांट प्लांट की बातें कर ली, खाली एक मसल क्रैम्प का पढ़ा था अपन ने। बाकी अब बात कर रहे हैं अपन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। इंसानों के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है भैया, कैसे होता है?
तो ऑक्सीजन रीच्ड एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नोज। आपने आपकी नोज से लिया ऑक्सीजन, द एयर इज फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर्स प्रेजेंट इन नोज। फिर आपके नाक के छोटे छोटे से बारीक बारीक से हेयर होते हैं जो कि उस एयर को करते हैं फिल्टर। फ्रॉम द नोज, फ्रॉम नोज द एयर पासेस थ्रू द थ्रोट टू लंग्स। फिर एयर जाती है आपके लंग्स के पास में, ठीक है भैया। फिर लंग्स के अंदर क्या होता है, द एयर पैसेज डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स एंड फाइनली रीच टू एल्व्यूलाई। एल्व्यूलाई के अंदर मैं हमेशा ये ना, पता नहीं साला मैं से बोलने में पता नहीं ये तुतला जाता हूँ मैं, पता नहीं क्यों। तो एल्व्यूलाई के अंदर जाती है, ठीक है। तो प्रोसेस तो सेम ही है प्लांट्स के, लेकिन थोड़ा सा अलग है। और क्या क्या अलग है, क्या क्या बॉडी पार्ट्स इसमें काम करते हैं, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो अभी मैं बताया आपको, अगर डायग्राम होगा था इसका, ये रहा डायग्राम, ठीक है। डायग्राम समझते हैं, डायग्राम समझ भी आता है यार बच्चों को। तो वो जो गैस है वो सबसे पहले आपके जाएगी यहाँ से, कहाँ से जाएगी, नाक के अंदर जाएगी। नाक के अंदर होते हैं छोटे छोटे से आपके हेयर्स होते हैं, उन हेयर्स से वो हवा होती है फिल्टर। फिर वो जाती है आपके यहाँ आती है, यहाँ होता है फायरिंग्स। क्या होता है, फायरिंग्स होता है। फायरिंग्स क्या होता है, तो ये आपके दोनों का ही, आपके माउथ वाला जिसमें फूड आता है इसोफेगस से, और आपके जिसमें एयर आती है, हवा आती है, इन दोनों का ये कंबाइन रास्ता होता है, पैसेज होता है जिसमें से दोनों निकलते हैं। फिर होता है आपके लायरिंग्स, यहाँ इसके नाम में होता है वोकल कॉर्ड होता है। वोकल कॉर्ड जानते हो, जिसमें से आवाज आती है, इस वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन होता है। जब हम बोलते हैं तो यहाँ से हवा निकलती है, उसमें वाइब्रेशन होता है तो आवाज आती है, वो होता है वोकल कॉर्ड लायरिंग्स के अंदर। तो फायरिंग्स के बाद में आ गया लायरिंग्स। फिर होता है ट्रेकिया। क्या होता है, ट्रेकिया। ट्रेकिया क्या होता है, ट्रेकिया एक तरीके से आपके एक ढक्कन जैसा होता है। क्या होता है, ढक्कन जैसा होता है, जो कि आपके अलग अलग कर देता है किसको, कि भाई खाना आपके इसमें लंग्स में जाना चाहिए। भाई हवा आपके स्टमक में चली गई कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन, और खाना सारा लंग्स में चला गया बड़ी दिक्कत हो जाती है। फिर पूरा ऑपरेशन ऑपरेशन करके निकालने पड़ते हैं लंग्स में से वो खाने के फूड के आपके पार्टिकल्स जो है, वो पानी भी चला गया तो भी निकालना पड़ता है। तो वो अंदर नहीं जाना चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पे एक सा ढक्कन जैसा होता है जो कि आपके केवल हवा को जाना देता है, बाकी उस सामान को जाने नहीं देता, ट्रेकिया। फिर आपकी एक कार्टिलेज होती है, रिंग, कार्टिलेज रिंग्स होती है। और उसके बाद में जो ऑक्सीजन जाती है वो यहाँ से यहाँ पे बट जाती है, फैल जाती है ब्रोंकाई के अंदर। क्या जाती है, ब्रोंकाई के अंदर, ठीक है। ब्रोंकाई क्या होती है, अलग अलग ब्रांचेस होती है। इसी अलग एक ब्रांच हो गई, फिर उसके अंदर और भी उससे ब्रांचेस हो गई, एक ब्रांच हो गई, फिर उसमें और भी ब्रांचेस हो गई। इन लोग बोलते हैं ब्रोंकियोस। क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई के बाद में होती है ब्रोंकियोस, उसकी और शाखाएं होती है, डालियां होती है। तो हवा फिर वहां जाती है। तो समझ में आ गया पूरा पूरा सिस्टम। नाक से गई, नाक से इधर से होकर के फिर एकदम उसने बालों ने फिल्टर कर दिया, फिर फायरिंग्स, लायरिंग्स, फिर ट्रेकिया, ट्रेकिया ढक्कन से बाहर निकली, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद में ब्रोंकियोस तक पहुंचती है। ये बना हुआ है आपके पूरा का पूरा सिस्टम। अरे वो मैंने नाम बताना भूल गया, तो जो आपके जो क्या कहते हैं उसको, डाइजेस्टिव सिस्टम था ना आपके न्यूट्रिशन इन ह्यूमन के अंदर, उस पूरे सिस्टम को एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं, है ना। यार पूछ लो, याद रखना, एग्जाम में याद रखना, आप बोलना सब बताया नहीं आपने, एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं उसको। इसका सिस्टम क्या है, नोज, फायरिंग्स, लायरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियल्स और एल्यूवलाई। अब एल्यूवलाई जो होती है इसके अंदर क्या काम होता है वो मैं बताता हूँ आपको आगे। यहाँ समझ में आ गया ना। तो स्टेप बाय स्टेप हर आप इस बॉडी पार्ट का नाम याद रखो, तो आपको सिस्टम पता होना चाहिए, भाई हवा कहाँ से घुसी कहाँ निकल रही है ये पता होना चाहिए आपको, तो आपका सारा काम हो जाएगा। समझ में आ गया। अब बात करें अपन एल्यूलाई की। एल्यूलाई क्या चीज़ है भैया, इसके अंदर होती गैस है, ऐसा होता है, बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, दिख रहे हैं मस्त लगा, 3D में लगाया हूँ तो फोटो में एकदम से। बैकग्राउंड रिमूव करो पूरा करके एकदम चकाचक लगना चाहिए, एकदम बच्चों को हाथ में पकड़ रखा है एकदम, लग रहा नहीं लग रहा है ऐसा, मुझे नहीं पता लग रहा है, लग रहा है, आई डोंट नो, बट आई होप लग रहा होगा, ठीक है। अरे कहाँ चला गया, सेट नहीं हो रहा। हाँ, इट इज द बलून लाइक स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड a surface for exchange the gases. The wall of alveoli connect with blood vessel. इसकी जो वॉल होती है इसके अंदर बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये क्या करते हैं, ये सिकुड़ते हैं और फैलते हैं, सिकुड़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं। इनके चारों तरफ होती है ऐसी ब्लड वेसल्स जिसमें से ऑक्सीजन जो होती है इसके अंदर से ये जाती है, ये ले लेते हैं। Then oxygen dissolved in hemoglobin from alveoli carried from lungs to cells in the body parts. फिर वो जो ऑक्सीजन लोन ली है वो हीमोग्लोबिन के अंदर डिजोल्व हो जाती है आपके ब्लड के अंदर, और उसके बाद में फिर वो आपकी पूरी बॉडी सारे सेल्स तक जाती है। द ब्लड ब्रिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स रिलीज इनटू alveoli। और वैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस अब वहां से लेके आते हैं, जो अपन ट्रांसपोर्टेशन वापस बात करेंगे अपन, तो वो एल्वुलाई के अंदर आती है और एल्वुलाई के अंदर वापस से इसके अंदर छोड़ देती है। फिर ये एल्वुलाई जो है वापस से कहाँ भेज देती है, आपके
लंग्स में भेज देती है। कहाँ भेज देती है? लंग्स में भेज देती है। तो ये समझ में आ गई बात। तो आपके लंग्स के अंदर ये होते हैं एल्वियोलाई होते हैं, इनके ऊपर होते हैं ब्रोंकियोल, उसके अंदर ब्रोंकाई होते हैं, फिर आपके पूरा सिस्टम समझ आ गया। ऐसे काम करता है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। याद रहेगा क्या? याद रहेगा पक्का? भूलोगे तो नहीं? समझ में आ गया ना रेस्पिरेटरी सिस्टम का सब कुछ मामला? यार भाई नहीं, इजी इजी काम है। अब बात कर रहे हैं अपन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में। प्लांट में भी रेस्पिरेशन होता है, जब हम बात कर लिए वैसे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के अंदर की किस टाइप से रेस्पिरेशन होता है, बट कुछ कुछ चीजें किस चीजों से होता है, मतलब कि उसके अंदर जो मेन बॉडी पार्ट्स कौन कौन से हैं उसके बारे में बात करते हैं। बाकी रेस्पिरेशन कैसे होता है, उनके अंदर कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है, वो सब चीजें अपन ने पढ़ ली है ना। गैसेस एक्सचेंज जो होती है वो कैसे होती है? तो स्टोमेटा इन लीव्स, आपके जो पत्ते होते हैं उसमें होता है स्टोमेटा। बताया था मैंने, गार्ड सेल होते हैं स्टोमेटा के अंदर। वो क्या करते हैं भाई, ऑक्सीजन को लेना है या कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना है, जिसको लेना है उसको लेना देना का काम क्या करता है? स्टोमेटा होता है। लेंटिसल्स होते हैं स्टेम के अंदर, से स्टेम के अंदर भी लेंटिसल्स होते हैं, जो भी क्या करते हैं गैस एक्सचेंज करते हैं। ऐसे रूट्स की जो सरफेस होती है उस पर भी होता है, रूट्स की सरफेस होती है वो भी क्या करती है? ऑक्सीजन जो होती है वो लेती है या कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकालती है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्लांट्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड यूज देम विद ग्लूकोज टू क्रिएट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। रिएक्शन तो ये वाली सेम ही है, रिएक्शन तो अपने स्टार्टिंग पड़ी वही वाली सेम ही है। रेस्पिरेशन की रिएक्शन याद रखना। एक तो मैंने आपको फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन बताई थी, वो याद रखना इस चैप्टर में से, और एक ये आपकी रेस्पिरेशन की रिएक्शन याद रखना, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ग्लूकोज ऑक्सीजन कंबाइन करके एनर्जी बनाने का काम। ये तो आपका साथ में बाई प्रोडक्ट है, एक्स्ट्रा में निकले हुए हैं। मेन काम क्या है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन को कंबाइन करके एनर्जी बनाने का काम रेस्पिरेशन होता है। यही काम प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है, यीस्ट में भी होता है, कि सब सब छोटे मोटे के लिए यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो, सब के अंदर काम यही होता है। बात समझ में आ गई? लेकिन वो कैसे होता है वो अपन वो फ्लो चार्ट में अपने बात कर लेते हैं, किसी में ऑक्सीजन ज़्यादा है किसी में कम है, तो कैसे कैसे बनता है। चले भैया आगे, आगे चले। ओ भैया क्या दिख गया? वो डर गया एक बार तो मैंने कहा ओ भाई क्या है ये, मैंने मुँह पे आ गया था ये तो। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स है ना। तो और कौन कौन से अलग अलग टाइप के एनिमल्स होते हैं? ज्यादातर में तो मैं बता दिया आपको, जो बड़े एनिमल्स होते हैं उनमें तो इंसानों ऐसे सिस्टम होता है। बाकी कुछ होते हैं यूनिसेल्युलर एनिमल्स, जिसमें होता है डिफ्यूजन के थ्रू। किसके थ्रू होता है? डिफ्यूजन के थ्रू, है ना। तो पूरी ही बॉडी में से उनके जो है गैसेस जो है वो बाहर निकलती है, ऑक्सीजन वो लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वो गैस बाहर निकालते हैं। और सबको ऑक्सीजन ही चाहिए होती है, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पूरी बॉडी में से बाहर निकाल सकते। अमीबा है ये, अमीबा में ऐसा होता है। अर्थ वॉर्म जो होता है आपके, अर्थ वॉर्म, इसकी स्किन होती है ना, स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, इनकी पूरी स्किन होती है वो रेस्पिरेशन करती है। क्या करती है? ये ऑक्सीजन जो को लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देती है ना। अर्थवॉर्म जानते हो आप? इसी जमीन में होती है कीड़े, केंचुआ, केंचुआ बोलते हैं क्या? हाँ हिंदी में ऐसा कुछ बोलते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जैसे फिश होती है ना, फिश, इस फिश के अंदर होते हैं गिल्स। क्या होते हैं ये? गिल्स। क्या करते हैं? ये पूरा पानी पी लेती है, पानी पीने के बाद में उस पानी के अंदर जो ऑक्सीजन डिजोल्व्ड है, जो पानी में ऑक्सीजन घुली हुई है, उस ऑक्सीजन को तो ये अपनी बॉडी में रख लेते हैं और बाकी जो पानी है वो गिल्स के थ्रू वापस से बाहर निकल जाता है। तो फिश के अंदर रेस्पिरेशन ऐसा होता है, क्योंकि देखो पानी में ऑक्सीजन तो घुली हुई है ना, तो उस घुली हुई डिजोल्व्ड ऑक्सीजन को लेते हैं ये, ठीक है। तो इसका काम होता है गिल्स का, गिल्स लेके गिल्स में से पानी निकल जाता है बाकी का, और जो आपके ऑक्सीजन होती है वो ले लेते हैं। बात समझ में आ गई? जो इंसेक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उनमें छोटे छोटे से होल्स होते हैं जिसको अपने स्पेरिकल्स बोलते हैं। छोटे छोटे से होल्स होते हैं, उनके हेड में होते हैं, उनकी बॉडी में होते हैं, उसमें से वो रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग कौन कौन से इंसेक्ट्स हो गए, एनिमल्स होते हैं, उनमें रेस्पिरेशन किस टाइप का होता है ये भी आपको मैंने बता दिया। याद रहेगा? भूलोगे तो नहीं। नेक्स्ट चलें क्या भाई साहब? लालम लाल खूनम खून हो रखा है यहाँ तो, पूरा पूरा ही खूनम खून की बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक अपना है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। एनिमल्स उनकी प्लांट्स की बात करेंगे, पर पहले ह्यूमन की बात करते हैं। थर्ड लाइफ प्रोसेस की तरफ आ चुके हैं अपन, दो लाइफ प्रोसेस अपन निपटा चुके हैं। थर्ड लाइफ प्रोसेस का नाम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। क्या है भैया? ट्रांसपोर्टेशन। दिस सर्कुलर, देखो इसको सर्कुलेटरी सिस्टम ही बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन को, इसलिए ऐसा लिखा हुआ आ रहा है। द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ ए सर्कुलेटरी मीडियम, इसको ब्लड और लिम्फ बोलते हैं, ब्लड वेसल, कैपिलरीज एंड हार्ट। तो आपको जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम है, और सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके अंदर क्या होता है? सर्कुलेटरी मीडियम होता है, जिसको हम ब्लड बोलते हैं या लिम्फ बोलते हैं, दोनों बताऊंगा क्या होता है। ब्लड वेसल्स होते हैं जिसको वेंस और आर्टरीज बोलते हैं। ये आप समझ दो, ये समझ लो कि ब्लड और लिम्फ तो है ना, ये क्या है आपके ये ट्रक है, ये क्या है? ट्रक है, जो कि आपके सामान देकर लेके जाएंगे। वेंस और आर्टरीज समझ लो अब ये रोड्स हैं। ये क्या है? रोड है। ये क्या है? ट्रक है। ये क्या है? रोड है, जिसके ऊपर से ट्रक निकलेंगे, जिसके अंदर से ट्रक निकलेंगे।
और कैपिलरीज भी होगी साथ में, है ना। और हार्ट क्या हो गया, तो हार्ट आप समझ लो कि उसका हेडक्वार्टर हो गया एक तरीका। आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम का हेडक्वार्टर होता है ना, कि हेडक्वार्टर से सब सिस्टम चालू होता है, यहाँ से बताना करना है सब चीजें। तो हार्ट जो है आपके उसका हेडक्वार्टर हो गया ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का। बात समझ में आ गई। अब सबसे पहले बात करते हैं ब्लड की। तो ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू इन ह्यूमन, इट ट्रांसपोर्ट नेसेसरी सब्सटेंस टू सेल एंड ट्रांसपोर्ट मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट अवे फ्रॉम दो सेम सेल। तो क्या करते हैं, ये आपके नेसेसरी सब्सटेंस जो भी सेल को चाहिए वो पहुंचाते हैं, वहां से जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट होता है वो भी लेके आते हैं। ये सारा का सारा काम जो हो गया ब्लड का हो गया। ब्लड क्या है आपके, ये ट्रक है, ये ब्लड क्या है, ट्रक है। ब्लड का काम है सामान लाने का भी है, ले जाने का भी, सारा काम किसका है, ब्लड का ही है, ठीक है। अब ब्लड के अंदर जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो पहला जो मेन कंपोनेंट है वो है प्लाज्मा। क्या है भैया, प्लाज्मा। इट इज ए येलो कलर फ्लूइड, इट ट्रांसपोर्ट फूड, CO2 एंड वेस्ट प्रोडक्ट। येलो कलर का फ्लूइड होता है, क्या ट्रांसपोर्ट करता है, मेनली इस वाले ट्रक का, स्पेसिफिक ट्रक का काम क्या है, तो ये वाला ट्रक का काम क्या है, एक तो फूड को ट्रांसफर करना, एक कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 में 2 छोड़ लिखना, CO2, और दूसरा वेस्ट प्रोडक्ट्स जो भी होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना। येलो कलर का फ्लूइड होता है प्लाज्मा, याद रखना, प्लाज्मा प्लाज्मा, ठीक है। फिर रेड ब्लड सेल। अब आप बोलोगे सर ये तो येलो कलर का होता है प्लाज्मा, मेरा खून तो लाल है, मैंने देखा था परसों में लगी थी। अरे भैया लगी थी वो तेरे लाल खून था, बट एक्चुअल में ब्लड रेड कलर का क्यों होता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर होता है आपके, क्या होता है भैया, आपके आरबीसी होता है। क्या होता है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल। इस आरबीसी की वजह से ब्लड लाल कलर का होता है कि उसमें वो सब चीजें मिक्सअप है इसके खून के अंदर। इट कंटेन्स हीमोग्लोबिन विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। इसके अंदर इसका मेन काम, आरबीसी का काम मेन है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट। अभी रेस्पिरेशन बात भी की थी अपन ने, एल्वियोलाई से जो है हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है, फिर हीमोग्लोबिन सेल में पहुंचा देता है। तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का मेन काम किसका हो गया, आरबीसी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, पूरा नाम है रेड ब्लड सेल्स, याद रहेगा। और उसके अंदर क्या होती है, हीमोग्लोबिन, और उनका काम होता है मेन ट्रांसपोर्ट करने का, ठीक है। फिर हो गया आपके प्लेटलेट्स, दीज हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। क्या होता है, आपने कभी नोटिस किया कि आपकी थोड़ी लग गई, थोड़ी देर बाद में उसमें खून बहता है तो अपना आप रुक जाता है, वो खून वहां से गाढ़ा हो जाता है और अपना आप रुक जाता है ना। भी खेल रहे हो, खेलते खेलते आपकी छोटी सी चोट लग गई, खून बहता था, थोड़ी देर में अपना आप रुक जाता है। वो क्यों रुकता है, वो ब्लड क्लोटिंग होती है प्लेटलेट्स की वजह से। आपकी बॉडी में होते हैं प्लेटलेट्स, अगर ये प्लेटलेट्स नहीं है तो एक बार आपके लग गई तो खून बहता ही रहेगा, बहता ही रहेगा, रुकेगा नहीं, डॉक्टर पास जाना पड़ेगा, प्लेटें बंद जो भी करना है इलाज करो। बट अगर उसमें प्लेटलेट्स आपके सही हैं, नॉर्मल हैं, तो आपके नेचुरली वो थोड़ी देर में रुक जाएगा खून वो, ठीक है। तो प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, ब्लड को क्लोटिंग करने का, दीज हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग। फिर होते हैं WBC, व्हाइट ब्लड सेल। क्या है, व्हाइट ब्लड सेल। दीज सेल्स फाइट अगेंस्ट हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरसेस एंड जर्म्स। ये आपकी बॉडी के अंदर के फाइटर सेल है। क्या ये फाइटर है, ये तरीके से आप समझ लो ये आर्मी है। ये यहाँ काम क्या होता है, ये हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरस जो भी आपकी बॉडी में जा रहे हैं उनसे फाइट करने का काम करते हैं। अब मेरी बात सुनो, आपने कभी नोटिस किया है या नहीं किया, आई डोंट नो, नोटिस करना। हो सकता है कि आपकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी ना हो, आई डोंट नो, बट आपके घर में कोई ऐसा होगा बड़ा, अगर वो बीमार होते हैं ना, कोई बुखार आ गई, खांसी आ गई, जुकाम आ गया छोटा मोटा ना, तो वो कुछ घंटों में अपने आप से हो जाता है, उनको कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही से हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, मतलब अपनी बॉडी के अंदर कुछ नेचुरली होगा ना, तो नेचुरली है WBC। जस्ट इमेजिन कि आपकी बॉडी है, ये आपकी बॉडी नहीं है, जस्ट इमेजिन आपकी बॉडी है, वाह क्या बॉडी बनाई है मैंने। अब इस बॉडी के अंदर क्या है कि बाहर से किसी आपके सर्दी के, जुकाम के या बुखार के, मान लो कि वायरस आ गए, बुखार के वायरस आ गए, पूरी अपनी फौज लेकर के, हथियार वथियार तलवार जत्था लेकर के एकदम पहुंच गए। बट जब ये पहुंचे तो वहां पर पहले से ही कुछ सोल्जर्स तलवार लेकर के अपनी धार लगा बैठा था, पैसा आजा तेरा स्वागत है, क्या है तेरा स्वागत है, ये यहाँ बैठे थे। ये जो बैठे हैं ना, ये WBC है। अब इनके बीच में होती है लड़ाई झगड़ा, एकदम खून खच्चर तगड़ा वाला। उसके बाद में फिर क्या होता है, इन्होंने अगर इनको हरा दिया तो फिर आपकी बॉडी अपने आप ही सही हो जाएगी। बट कभी कभी क्या होता है कि ये जो बाहर से जो फौज आ रही है, ये आ रही है भारी वाली, ये फौज आ गई बड़ी वाली, क्या आ गई, ये बड़ी फौज आ गई, वो तगड़ा वाले एकदम पहलवान पहलवान टाइप के आदमी आ गए, तोप गोले लेकर करके, मतलब बड़ा खतरनाक वाला बीमारी वायरस आ गया। तब क्या होता है कि अब ये इतनी फौज जो है काम कर नहीं पाती, इतनी छोटी सी फौज तो कैसे काम करेगी। तब फिर क्या करते हैं अपन, एक्स्ट्रा एक क्या करते हैं, ट्रुप भेजते हैं। फिर क्या करते हैं कि भैया गोली खाते हैं अपन,
अपने क्या करते हैं, गोली खाते हैं। उस गोली के अंदर होते हैं और एक्स्ट्रा बहुत सारे फौजी कमांडोज, ठीक है। फिर वो सब मिल करके लड़ते हैं इनसे, और फिर क्या करते हैं, इनको सल्टा देते हैं, खत्म कर देते हैं, और अपन जो है वॉर जीत जाते हैं। समझ आया कि नहीं आया? कितना मस्त समझाया देखो मैंने, स्टोरी देखो इतनी मस्त है मैंने। वो अपन वॉर जीत जाते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि जनरली आज का होने लग गया कि आप क्या करते हो कि जिससे आपको हल्की सी बुखार आई, बुखार भी नहीं है, हल्का सा कुछ लग गई छोटी सी, आपको शरीर गर्म हो गया, तो आपने गोली ले ली, टेबलेट ले ली। तब क्या होता है कि ये जो आपको WBC वाले जो सोल्जर्स हैं ना, ये सोचते हैं यार अब ये रेस्ट करते रहते हैं, ये मजे करते हैं ये। तो जैसे एक बुखार आई, कुछ आए वहाँ सोल्जर, आपने पहले गोली ले ली, गोली ले ली, तो फिर आपने वो उनसे लड़ने चले गए, या आज मस्त बैठे खा पी रहे हैं मस्त, ये कह रहे अपने तो हो गए मजे। अपन तो क्या है, अपन तो खा पी, खाओ पियो मस्त रहो, फालतू टेंशन लेनी नहीं है, अपना लोड अपने लेना नहीं है, मजे लो अपने। तो ये लेते हैं मजे, ये किसी से लड़ने का काम भी नहीं करते। तो फिर क्या, अब इनकी लड़ने की आदत हो गई खत्म। अब आपको कोई छोटी मोटी बीमारी भी होगी ना, तब आपके WBC काम करेंगे नहीं, तो फिर आपको गोली लेनी ही पड़ेगी, आपको एक्स्ट्रा वहां से बाहर से फौजी आर्मी कमांडो भेजने ही पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि भाई इनसे तो अब काम हो नहीं रहा। इसको हम बोलते हैं कि इम्यूनिटी कमजोर हो गई। क्या हो गई? इम्यूनिटी कमजोर हो गई। इम्यूनिटी का मतलब, अगर इम्यूनिटी बढ़िया है मतलब आपकी WBC ढंग से वर्क कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, मतलब इम्यूनिटी आपकी बढ़िया है। बात समझ में आई? बात समझ में आ गई? इस टाइप से काम करता है आपके पूरा WBC, और इस टाइप से काम करती है आपकी इम्यूनिटी। तो ये जो चार चीजें हैं ना, प्लाज्मा, RBC, प्लेटलेट्स और WBC, व्हाइट ब्लड सेल का शॉर्ट नाम है, RBC का रेड ब्लड सेल का शॉर्ट नाम है RBC। इन चारों को एक घोल घुला करके, इनका जो घोल है ना वो पूरा लिक्विड, वो आपका होता है ब्लड। वो क्या होता है आपका? ब्लड। बात समझ में आएगी नहीं आएगी? बात समझ में आएगी कि नहीं आएगी? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? सब कुछ समझ गए? सब कुछ दिमाग में बैठ गया, एकदम ठिकाने ठिकाने बैठ गया, नहीं बैठ गया? तो ब्लड है, आयो आपको समझ में आ गया होगा। द हार्ट पंप्स द ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल। और इस हार्ट का काम क्या होता है, ये इस ब्लड को भेजता है पूरे ब्लड वेसल के अंदर। जो आपकी नलियां होती हैं शरीर के अंदर, रोड होते हैं, उन रोड पे उन ट्रकों को भेजने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। लेकिन लिम्फ भी होता है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं भाई, याद रखना लिम्फ क्या चीज है। दिस इज आल्सो ए ट्रांसपोर्टर फ्लूइड। जैसे आपके ब्लड है, वैसे वैसे एक ट्रांसपोर्टर फ्लूइड और है, जिसका नाम क्या है? आपके लिम्फ है। द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा। मतलब आपकी जो कैपिलरीज होती है, जो ब्लड वेसल्स होती है, उनके अंदर क्या होता है? सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन्स और ब्लड सेल्स जो होते हैं उस कैपिलरी से बाहर निकल जाते हैं। कहां पर? इंटरसेल्यूलर स्पेस के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर इधर घूमते रहते हैं। द टिश्यू इन द टिश्यू टू फॉर्म द लिम्फ। उसके बाद में फिर क्या होता है, वो जो ये सब चीजें मिलकर के जो बनाती है, तो आपके ब्लड वेसल से बाहर निकल चुकी है, वो बनाती है लिम्फ। क्या बनाती है? लिम्फ। कलरलेस होता है लिम्फ, पहली चीज होगी। पहले होता क्या, समझ में आ गया? कलरलेस होता है। लिम्फ एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्ट फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन से फैट को एब्जॉर्ब करता है और ट्रांसफर करता है, ये काम याद रखिए। इट ड्रेन्स अवे द एक्सेस टिश्यू मेटाबॉलिज्म। जो एक्स्ट्रा टिश्यू का मेटाबॉलिज्म होता है उसको भी क्या करता है? ड्रेन करता है, बाहर निकालने का काम करता है। तो लिम्फ के काम याद रखना, कलरलेस होता है याद रखना, कैसे बनता है वो याद रखना, ठीक है। लिम्फ जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आते हैं, इसलिए याद रखने वाली बात है। तो ब्लड कैसे, ये भी एक ट्रांसपोर्टर फ्लूइड होता है। फिर चल रहे हैं अपन आपके इस हेड क्वार्टर की तरफ। ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में चल रहे हैं। हेड क्वार्टर का नाम क्या है भैया? हार्ट। क्या मस्त दिल लग रहा है एकदम। मेरा दिल ऐसा नहीं है, वाह, मेरा दिल तो ऐसा है। सॉरी, ये तो ब्लू कलर का हो गया। मेरा तो ब्लू कलर का नहीं है, मेरा रेड कलर का है, ऐसा। ओए होए होए होए। ये दिल बाकी लोगों का, मेरा दिल तो ऐसा है। अंडरस्टैंडिंग हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म ट्रांसपोर्ट मटेरियल एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू स्पेशलाइज्ड सिस्टम एंड प्रोसेस। अपन समझेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर कैसे काम करता है। फिर एक्सट्रेक्शन तो अपन बाद में पढ़ेंगे, मैंने लिख दिया गलती से, बट कोई बात नहीं, ठीक है। तो बात करते हैं अपन इसके अंदर। सबसे पहली जो चीज है वो है आपके हार्ट। क्या है? हार्ट। हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन, इट हैव टू साइड सेपरेटेड बाय मस्कुलर वॉल। हार्ट जो होता है आपके एक क्या है? मस्कुलर ऑर्गन है, मांस से बना हुआ है, मसल से बना हुआ है। दो साइड्स होती हैं इसकी, इसके अंदर एक मस्कुलर वॉल होती है। इट हैव 4 चैम्बर, और 4 इसके अंदर चैम्बर होते हैं, ठीक है। बीच में से क्या होती है? एक वॉल होती है, जैसे 2 साइड हो गई, और ऐसे 4 चैम्बर होते हैं, 4 रूम होते हैं, एक तरीके समझ लो इसके अंदर। पहला हो गया लेफ्ट एट्रियम, फिर राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। ऐसे 4 पार्ट होते हैं इसके, याद रहेंगे। चलो आगे चलते हैं, फोटो दिखा देते हैं आपको। अभी क्या होता है, ये काम कैसे करता है उसके बारे में बात करते हैं।
जो दिल है अपना काम कैसे करता है। देखो, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम बॉडी टू राइट एट्रियम। देखो क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो अलग अलग सेल से उसमें क्या कहते हैं उसको रेस्पिरेशन हुआ, ऑक्सीजन उसने ले ली, और बाकी जो ब्लड है वो वहां भेज दिया वापस से, CO2 वाला ब्लड भेज दिया आपने एक तरीके से। तो वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, वो वापस से ब्लड कहाँ लेके आया, आपके हार्ट के पास लेके आया। तो हार्ट के अंदर वो राइट एट्रियम एंट्री करता है। कहाँ करता है वो, राइट एट्रियम में एंट्री करता है। एंट्री कर ली, ये कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, राइट एट्रियम के अंदर आ जाए। कहाँ से एंटर करता है, नाम याद रखना, वेना कावा से एंटर करता है। कहाँ से करता है ये, वेना कावा से, ठीक है, नाम याद रखना। फिर क्या करता है ये, विच देन पम्प्ड टू योर लंग्स बाय राइट वेंट्रिकल। फिर यहाँ से जाता है ये राइट वेंट्रिकल में जाता है। कहाँ जाता है ये, राइट वेंट्रिकल में। फिर ये यहाँ से जाता है आपके कहाँ पे, कहाँ चला गया पे, हाँ सही कह रहा हूँ, हाँ। फिर यहाँ जाता है ये आपके लंग्स के पास जाता है। कहाँ जाता है ये, लंग्स के पास में। आपकी बॉडी से आया, फिर कहाँ गया ये, राइट वेंट्रिकल में गया, फिर कहाँ चला गया आपके ये, आपके लंग्स में चला गया। कहाँ चला गया, लंग्स में चला गया। फिर यहाँ से लंग्स में से आपको पता है एल्वुलाई पढ़ा अपन ने, एल्वुलाई इस कार्बन डाइऑक्साइड को तो ले लेती है और ऑक्सीजन उसमें भर देती है वापस से, कि भाई ट्रक वॉज मान अनलोड किया और वापस से उसमें लोड कर दिया। अब ये लोडेड माल है, क्या है ये, लोडेड माल। ये लोडेड माल वापस से पुलमनरी वेन्स के थ्रू इसमें जाता है, ठीक है। तो देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स टू लेफ्ट एट्रियम थ्रू वेन्स। फिर यहाँ से ये वेन्स जो होती हैं, ये पुलमनरी वेन्स होती है, यहाँ से उसमें ऑक्सीजन भर दी। अब ऑक्सीजन भर दी, कलर चेंज कर देता हूँ इसका, मैं ग्रीन कर देता हूँ। अब इसके अंदर ये ऑक्सीजन भर गई है, क्या कर गई है, ऑक्सीजन भर करके ये जो ऑक्सीजन यहाँ आ चुका है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ऑक्सीजन भर गए। और समझ में आ गई। फिर ये यहाँ से जाता है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहाँ जाता है ये, लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर ये आरोटा के थ्रू ये बाहर निकल जाता है, पम्प्ड बॉडी पार्ट्स टू आरोटा। फिर ये आउटरा के थ्रू ये बॉडी से बाहर निकल जाता है, और कहाँ चला जाता है ये, सीधा सीधा से आपकी बॉडी के अंदर वापस से पूरे सारे सारे सेल में चला जाता है। अब क्या होगा, आपके सारे सेल में वापस ऑक्सीजन वाला ब्लड गया। अब वो सेल में वापस रेस्पिरेशन होगा, फिर वो ऑक्सीजन को यूज कर लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड वापस भेज के भर देंगे ट्रक में, फिर वो वापस ये आपकी बॉडी बाकी है। फिर इस बॉडी से वापस से जो ब्लड है वो कहाँ आएगा, वापस ऐसे आपके हार्ट के अंदर आएगा, फिर राइट एट्रियम में आएगा, फिर आपके राइट वेंट्रिकल में आएगा, फिर आपके इधर लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर लेफ्ट एट्रियम, ऐसे आ जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी, एक और मैं बताऊंगी आपको, मैं समझ में नहीं आ रहा हो तो वापस समझा देता हूँ, समझ में आ गया होगा मुझे, बट फिर भी एक बार मेरा दिल बना बताता हूँ आपको, मेरा दिल। ओए होए होए सर, व्हाट ए दिल इट वाज, व्हाट ए दिल, अरे क्या हो गया। तो सबसे पहले तो इसके अंदर हो गए 4 कमरे, क्या हो गए, 4 कमरे हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। ये हो गया आपके आपके सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर राइट एट्रियम, और फिर राइट वेंट्रिकल, ठीक है भैया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। उस डायग्राम में लेफ्ट टू राइट उल्टा लिखने आ गया, बट कोई बात नहीं, आप समझो, मेरी भावनाओं को समझो। अब क्या होगा कि आपके जो ब्लड है ना, वो ब्लड आया इसके अंदर, कौन सा वाला ब्लड आया है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये कौन सा ब्लड है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा यहाँ से, फिर ये यहाँ से ये ब्लड जाएगा कहाँ पर, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक है। फिर ये ब्लड जाएगा कहाँ से, आपके राइट एट्रियम में जाएगा। कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम में, और ये यहाँ से राइट एट्रियम में ये बाहर निकल जाएगा। बात समझ में आ गई। उसके बाद में जो ये ब्लड है ना, ये यहाँ से आपकी बॉडी जो है इसको क्या करेगी, इसमें दे देगी ऑक्सीजन, क्या भर देगी, ऑक्सीजन भर देगी। और ऑक्सीजन भरने के बाद में फिर ये ब्लड जाएगा वापस राइट एट्रियम के अंदर, फिर जाएगा ये राइट वेंट्रिकल के अंदर, फिर ये आरोटा के थ्रू ये बाहर निकल जाएगा। कहाँ चला जाएगा, आपकी ये बॉडी के अंदर। इस टाइप से जो है आपके ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। थोड़ा सा गलत बना दिया मैंने आपके, ये जो रेड वाला है ना, कहाँ गया पे, कहाँ गया पे, हाँ ये यहाँ से, ये इसमें से बाहर नहीं निकल रहा, मतलब यहाँ से निकल रहा है ये, तो ये राइट एट्रियम में नहीं आ रहा, ये 3D में समझ जाओ, ये बाहर से निकल रहा है ना, ये बाहर से, डायग्राम समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, ये बाहर से निकल रहा है।
इसमें आया लेफ्ट एट्रियम में, फिर यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर सीधा बाहर, फिर ऑक्सीजन भर करके राइट एट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल में, फिर सीधा बॉडी के अंदर। इस टाइप से काम करता है आपका ये हार्ट। क्या काम करता है? हार्ट। समझ आया? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना? इसके अंदर आपको बस ध्यान रखना है कि जो रास्ता है ना आपका, वो रास्ता समझ में आ जाए तो आपकी सारी चीजें समझ में आ जाएगी। फिर मेन याद रखना, इसके अंदर एंट्री कहाँ से होती है? तो वेना कावा से एंट्री होती है, और एग्जिट कहाँ से होता है? तो अरोटा से एग्जिट होता है। ठीक है, और आपको ऑक्सीजन ब्लड कहाँ से आता है? तो पुलमोनरी वेन से ऑक्सीजन आती है। ये बातें बस मेन की याद रख लो, बाकी कोई दिक्कत परेशानी इसमें होगी नहीं। हार्ट आई थिंक इसमें कोई ज़्यादा बड़ी कंफ्यूजन है नहीं। डायग्राम बनाना है, जो डायग्राम था बनाए लोगे। ओ एग्जाम में से डायग्राम तो लेना, वो लोग सर क्या डायग्राम आपने बताया था वैसे बना लिया। भाई ये तो आपको समझाने के लिए बताया मैंने, बाकी डायग्राम तो ऐसा ही बनाना है आपको। ठीक है भैया, ऐसा रफली बनाया है मैंने तो आपको समझाने के हिसाब से। तो राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी, डीऑक्सीनेटेड ब्लड मिलता है किसको? राइट एट्रियम को। फिर राइट वेंट्रिकल में पंप्स ब्लड टू लंग्स फ्रॉम ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल में डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स। और इसके अंदर किसका क्या काम है जो मैंने आपको बता दिया है, समझा दिया है, वही चीज़ में लिखी हुई है, इसको आप लिख लेना। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं ब्लड वेसल की। ब्लड वेसल क्या होता है भैया? आर्टरीज और वेन्स। मैंने कहा ये रोड है, ये क्या है? रोड है। ये ब्लड क्या था? आपके ट्रक था, ये क्या है? रोड है। These carry oxygenated blood from heart to body parts except pulmonary artery। इन सब का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपके हार्ट से बॉडी की तरफ पहुंचाने का। इन सब का काम क्या हो गया? ये माल ले जाने का काम करते हैं, ऑक्सीजन वाला एकदम ताजा फ्रेश माल। केवल और केवल पुलमोनरी आर्टरी के अलावा, ये याद रखना क्योंकि जो एक्सेप्शन है ना उसमें से क्वेश्चन आता है। सारी आर्टरी का काम क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाना। लेकिन इसके अलावा दीज आर थिक एंड इलास्टिक। थिक होती है, इलास्टिक होती है। स्मॉलेस्ट वेसल विच आर वन सेल थिक आर कॉल्ड कैपिलरीज। और जो सबसे छोटी छोटी जो वेसल्स होती है उसको क्या बोलते हैं? कैपिलरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? कैपिलरीज बोलते हैं। वेन्स क्या होती है? वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन्स वापस लेके आती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू हार्ट, आपके पूरे बॉडी पार्ट्स हार्ट की तरफ, एक्सेप्ट पुलमोनरी वेन। केवल किसके अलावा? पुलमोनरी वेन के अलावा। ठीक है, पुलमोनरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है क्योंकि पुलमोनरी वेन बताया ना कि आपके हार्ट से वो सीधी जो आपके मतलब हार्ट के अंदर जा रही है ना, लंग्स से सीधी जो ऑक्सीजन जा रही होती है, ऑक्सीजन ब्लड, वो पुलमोनरी वेन के थ्रू जाती है। क्या बस वो एक वेन के अलावा सारी वेन जो होती है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होता है। दीज आर थिन एंड लेस इलास्टिक। ये सारी पतली होती है और लेस इलास्टिक होती है। वो क्या होती है? थिक होती है, जाडी होती है, और मोर इलास्टिसिटी होती है, मजबूत होती है। क्या होती है? मजबूत होती है। बात समझ में आ गई? समझ में आ गई? आगे चलें, चलो भैया। बात करें अपन सर्कुलेशन सिस्टम इन डिफरेंट एनिमल, या फिर अपन ट्रांसपोर्टेशन और दूसरे एलिमेंट्स में कैसा होता है। फिश में क्या होता है? फिश हैव टू चैम्बर्ड हार्ट। अपने पास 4 चैम्बर वाला हार्ट होता है ना, फिश में 2 चैम्बर ही होते हैं। वेयर ब्लड इज पंप्ड टू द गिल्स फॉर ऑक्सीजनेशन। इसमें क्या होता है? ब्लड इज पंप्ड टू द गिल्स। आपके गिल्स के अंदर, आपके मतलब मछली के गिल्स के अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो पंप करता है हार्ट, एंड देन डायरेक्टली सर्कुलेटेड टू बॉडी। उसमें डायरेक्टली कहाँ चला जाता है? बॉडी में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? बॉडी में। दिस इज सिंगल सर्कुलेशन, इसको सिंगल सर्कुलेशन बोलते हैं। मीनिंग ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ओनली वंस पर साइकिल। तो एक बार में वो ब्लड हार्ट के अंदर खाली एक बार में आता है। तो सिंगल सर्कुलेशन सिस्टम किस में होता है? फिश में होता है। फिश के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 2 चैम्बर होते हैं। ह्यूमन में कितने होते हैं? 4 होते हैं। ह्यूमन का कौन सा डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है बताऊंगा अभी आपको मैं। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड मेनी रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर हार्ट। एम्फीबियंस के अंदर या रेप्टाइल्स के अंदर क्या होते हैं? 3 चैम्बर हार्ट भी होते हैं बहुत सारों में। अलाउिंग सम मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें से क्या होता है कि कुछ ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो मिक्स होता है। अपने चारों कमरे अलग अलग, सेपरेट सिस्टम, पूरा एकदम सिस्टम ही अलग है। ह्यूमंस में क्या होता है? ह्यूमंस से डबल सर्कुलेशन सिस्टम। अपने भैया होते हैं डबल सर्कुलेशन सिस्टम। ब्लड ट्रेवल्स ट्वाइस थ्रू द हार्ट, 2 बार बढ़ जाता है। इन वंस कंप्लीट साइकिल ऑफ द बॉडी, आपकी बॉडी के एक पूरे कंप्लीट साइकिल में 2 बार बढ़ जाता है, इसलिए डबल सर्कुलेशन सिस्टम बोलते हैं। ऐसा कैसा? ऐसा डबल सर्कुलेशन सिस्टम क्या होता है? देखो अभी मैंने बताया वही सिस्टम यहाँ लिखा हुआ, वही सिस्टम वापस समझो, आप और समझ में आ जाएगा। ठीक है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। ये आपकी बॉडी है। क्या है ये? बॉडी है। यहां से आपके जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो गया किधर से? इधर गया, 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 और राइट एट्रियम में एंट्री मारी। कहाँ मारी? राइट एट्रियम। ये समझा था मैंने आपको। राइट एट्रियम में एंट्री मारी।
फिर यहाँ से ये ब्लड गया आपके राइट वेंट्रिकल में गया, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फिर राइट वेंट्रिकल से ये बाहर निकल के कहाँ जाता है, ये आपके लंग्स में जाता है। कहाँ जाता है ये, लंग्स में जाता है। समझ में आ गई? अब थोड़ा समझ और जूम करूँ क्या इसको, अच्छा समझ में आएगा। पर ये फिर हमको दिखा नहीं, दिख रहा होगा, वैसे आपको दिख रहा होगा। फिर क्या होगा, यहाँ से जो लंग्स है इसके अंदर होते हैं वो एल्वुलाई, एल्वुलाई जो होती है इसके अंदर भर देती है ऑक्सीजन। इसमें क्या कर दिया, ऑक्सीजन भर दिया सब फुल इसके अंदर ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन भरने के बाद में जो ब्लड है, ये बताया था मैंने आपको पुलमोनरी वेन, जिसमें केवल अकेली ऐसी वेन जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कौन सी होती है, पुलमोनरी वेन। और अकेली ऐसे आर्टरी जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कौन सी होती है, पुलमोनरी आर्टरी। याद रखना एक्सेप्शन। अभी इसमें ऑक्सीजन भरी हुई है अभी, तो ऑक्सीजन जो है इसमें भर के जो आती है किसके अंदर आती है, आपके ये लेफ्ट एट्रियम में आ गई। कहाँ आ गई है, लेफ्ट एट्रियम में। फिर लेफ्ट एट्रियम से जो ये कहाँ जाता है, आपके लेफ्ट लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। कहाँ जाता है ये, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है ब्लड जो है सीधा सा बाहर निकल जाता है, किसके थ्रू, आरोटा के थ्रू। बताया, आरोटा बताया था मैंने आपको, आरोटा के थ्रू। फिर ये ब्लड जो है पूरा जो इसमें ऑक्सीजन भरी हुई है फुल, वो भरा हुआ ऑक्सीजन कहाँ आता है, आपकी बॉडी के अंदर, अलग पार्ट्स के अंदर। फिर यहाँ बॉडी में रेस्पिरेशन होगा। फिर जो है आपकी बॉडी के अंदर वापस इसमें ऑक्सीजन भर नहीं आएगी, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। फिर वो खाली ऑक्सीजन, डीऑक्सीजन ऑक्सीजन वापस बॉडी में आएगी। उस टाइप से बॉडी घूमती रहती है। अब ये मत बोलना सर बॉडी के बाहर हार्ट बना रखा है, अरे भाई समझाने के लिए बना रखा है भाई, समझ में आ गया ना आपको। तो इसको अपन बोलते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि 2 बार ब्लड सिस्टम जाता है अपने पास में, इसलिए अपन क्या बोलते हैं इसको, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। अब समझ में पूरा आ जाओगा रास्ता आपको, पहले वहाँ कन्फ्यूजन भी होता है, अभी आपको दिक्कत परेशानी नहीं है। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम समझ में आ गया। चलो भैया आगे चलते हैं। लास्ट टॉपिक अपना यही है क्या, अभी ये थोड़ी है एक्सक्रीशन है लास्ट टॉपिक, तो सॉरी ट्रांसपोर्टेशन का लास्ट टॉपिक आ गया, ट्रांसपोर्टेशन का लास्ट टॉपिक अपना। These are टू ट्रांसपोर्टेड टिश्यू इन प्लांट्स। अभी ह्यूमन की बात तो कर लिए, ट्रांसपोर्टेशन, प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। और प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन होता है वो 2 चीजें करती है, कौन कौन करता है, एक तो करता है एक्साइलम, एक करता है फ्लोएम। एक्साइलम और फ्लोएम। एक्साइलम क्या करता है भैया, इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स इन अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम रूट्स टू हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्लांट। इसका काम क्या होता है, जो रूट से ऊपर की तरफ आपके हाईएस्ट पार्ट तक वाटर को और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका होता है, एक्साइलम टिश्यू को होता है। ये आपने टिश्यू चैप्टर में 9th क्लास में पढ़ रखा है, याद है आपको, वापस याद दिला रहा हूँ आपको मैं। और फ्लोइंग काम क्या होता है, इट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स। ये क्या करता है, फूड को ट्रांसफर करता है। और फूड कहाँ होते हैं, फूड तो पत्तों में होता है। तो पत्ते, मान लो कोई पत्ता है, ऐसा पत्ता नहीं होता है क्या, ऐसा पत्ता होता है, मुझे पत्ता बनाना नहीं आता। इस पत्ते से पूरे ही अलग अलग पूरे पार्ट्स के अंदर जो है सब जगह पे जो खाना है बॉडी की, उसके प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में ट्रांसफर होता है। इट ओनली ट्रांसपोर्ट अपवर्ड्स। अब मुझे बताओ प्लांट जो होते हैं वो पानी और मिनरल्स ऊपर से लेते हैं, नीचे से लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, जमीन में से लेते हैं केवल और केवल। यूँ थोड़ी ऊपर से पत्ते को पानी डाल दो, पत्ते पानी पीते हैं क्या, नहीं पीते हैं। तो केवल जमीन से पानी लेते हैं। इसलिए जो जाइलम टिश्यू होता है वो केवल पानी ट्रांसफर करता है, उसका काम इतना सही, तो केवल ये अपर डायरेक्शन में ट्रांसफर करता है, इधर उधर साइडों में नीचे आपस ट्रांसफर नहीं करता। बट ये तो बना रहा है पत्तों में, खाना तो पत्तों में बनता है, और पत्ते तो ऊपर होते हैं। अब पत्ते के ऊपर हो सकता है ऊपर भी पेड़ हो नीचे भी पेड़ हो, है ना, वो तो बीच में होते हैं पत्ते तो इसलिए इसके अंदर डायरेक्शन होती है वो अपवर्ड भी होती है और डाउनवर्ड भी होती है ना। ये ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। इसके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है दोनों रूट्स में अवेलेबल है, उसमें नहीं है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपीरेशन। ये ट्रांसपीरेशन के प्रिंसिपल पे काम करता है। और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ये ट्रांसलोकेशन के प्रिंसिपल पे काम करता है, वो ट्रांसपीरेशन और ये ट्रांसलोकेशन। अभी आप बोलोगे सर ये क्या होता है, मैं ये भी समझाऊंगा अभी। हाँ घबराओ मत भाई, बैठा यार, टेंशन मत लिया करो तुम, एक तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये मैंने बताया आपको, प्लांट्स के अंदर जाइलम टिश्यू केवल और केवल वन वर्ड ऊपर की तरफ जाता है, है ना, वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है। और फ्लोएम जो होते हैं इसमें ऊपर भी जाता है और नीचे भी आता है। पत्ते होते हैं उसमें से वाटर और फूड जो है वो दोनों ट्रांसफर होते हैं। इसके अंदर बीच में क्या होता है, इसके अंदर एंड वॉल होती है सेल के अंदर, ठीक है। इसके अंदर कोई वॉल नहीं होती, इसके अंदर लिग्निन होता है, इसके अंदर ऐसे लिग्निन होता नहीं है। ये सिंपल सी क्या कहते हैं उसको, डिफरेंस है जाइलम और फ्लोएम के अंदर, जो आप समझ गए होंगे। समझ गए क्या, चलो भाई आगे। हाँ, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर एज वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। जो प्लांट के पत्ते होते हैं ना, उन पत्तों से जो एक्सेस वाटर बाहर निकलता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। आपके साथ कौन सी क्लास में, 7th या 8th के अंदर एक
चैप्टर है साइंस के अंदर फोटोसिंथेसिस का, उसमें आप एक्टिविटी है, उसमें बताते हैं कि सर गमला लो, कैसा लो, एक गमला लो, उस गमले में रखे हुए हैं पत्ते पेड़ के, फिर उसके ऊपर लगा देते हैं एक थैली, बाढ़ के लगाते हैं एक थैली, याद आ रहा है, याद आ रहा है, याद आ रहा है, याद आ रहा है। फिर थोड़े टाइम उसको रखोगे ना थैली, तो उस थैली के ऊपर अंदर की साइड ऐसे पानी की बूंदे जम जाती है, ऐसी पानी की बूंदे जम जाती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? उस चैप्टर में पढ़ा था आपने, बस बता रहा हूँ देखो। तो आपके जो ये रूट्स जो है ना, ये रूट्स इसने यहाँ से पानी खींचा, तो पानी खींच के वो इन पत्तों से वापस बाहर निकलता है, क्या करता है, इन पत्तों से वापस बाहर निकलता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। अब ये पत्ते से बाहर ही बाहर निकल इवोपोरेट होता है, उड़ता है और वो इन थैली जाकर चिपक जाएगा। अगर थैली नहीं होती तो उड़ जाता, ऊपर चला जाता, बाकी थैली दिख जाएगा। तो बाकी नॉर्मल भी आप देखो, मतलब कि अगर मतलब ह्यूमिडिटी वाला मौसम है तो आपको पत्तों पर से पानी दिख जाता है, बारिश नहीं होती तो दिख जाता है। ह्यूमिडिटी वजह से पानी होता है, एटमोस्फेयर में इवेपोरेशन कम होता है, ह्यूमिडिटी जब बढ़ती है तो इवेपोरेशन की रेट कम हो जाती है, तो इस वजह से अपने को दिख जाता है। बाकी इवेपोरेशन जल्दी जल्दी होता है, इसलिए बाकी हर प्लांट के अंदर ट्रांसपिरेशन होता ही होता है, हर एक पेड़ के अंदर ट्रांसपिरेशन होता ही है। ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, और लीव्स से, पत्तों से फूड बाकी पूरे पार्ट्स के अंदर उस प्लांट के पहुंचाने की जो प्रोसेस होती है उसको अपन ट्रांसलोकेशन बोलते हैं भैया। क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसलोकेशन, याद रहेगा। चले आगे, चलो भैया आगे। लास्ट अपना लाइफ प्रोसेस बच रहा है एक्सक्रीशन। ठीक है, क्या बच रहा है भाई, एक्सक्रीशन बच रहा है। क्या होता है एक्सक्रीशन? दी मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन द बॉडी जनरेट मेनी काइंड ऑफ वेस्ट। आपकी बॉडी अलग तरह की एक्टिविटी करती है, तो उसमें से अलग अलग टाइप के बहुत सारे जो होते हैं वेस्ट जो है वो बाहर निकलते हैं। इट इज ए प्रोसेस इन विच वेस्ट आर रिमूव फ्रॉम द आवर बॉडी। तो आपकी बॉडी से उन वेस्ट को बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं एक्सक्रीशन बोलते हैं। अब ये मेटाबॉलिक वेस्ट किस टाइप के होते हैं? तो एक तो होता है डाइजेस्टिव वेस्ट, एक होता है रेस्पिरेटरी वेस्ट, एक होता है नाइट्रोजीनियस वेस्ट। तो डाइजेस्टिव वेस्ट कैसे निकलता है वो अपन ने न्यूट्रिशन में ही पढ़ लिया था, है ना, कि वो लार्ज इंटेस्टाइन से सब कुछ ऑब्जर्व करके एनएस के थ्रू बाहर निकल गया था। रेस्पिरेटरी वेस्ट क्या निकलता है, ये अपन ने रेस्पिरेशन में पढ़ लिया था, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, वो वेस्ट ही एक तरह का रेस्पिरेटरी वेस्ट ही है। एक नाइट्रोजनियस वेस्ट है, वो नहीं पढ़ा अपन ने, तो वो पढ़ लेते हैं, बाकी अपन पढ़ चुके हैं ना। तो वेस्ट मटेरियल तो पूरे बॉडी में हर तरह से निकलते हैं, लेकिन नाइट्रोजनियस वेस्ट जो है वो अपन को पढ़ना है, तो वो अपन पढ़ लेते हैं। तो बात कर रहे हैं अपन ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम की, किसकी बात कर रहे हैं, ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम की। तो उसके अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट है मेन मेन, किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। एक बार फोटो देखो आप पहले तो, 2 किडनी होती है ऐसी, कितनी होती है, 2 किडनी होती है, ठीक है। ये आपकी यूरेटर है, ये आपके ब्लेडर है, ये आपके यूरेथ्रा है। किडनी मेन पार्ट बता रहा हूँ, बाकी तो वेना कवा भी है, ये भी है, ठीक। ये आपकी किडनी हो गई, ये दोनों ट्यूब्स हो गई यूरेटर, ये हो गया आपका ब्लेडर, ये हो गया यूरेथ्रा। डायग्राम समझ में आ गया। अब समझो आप इनके पार्ट्स के बारे में। पहला किडनी, 2 किडनीज, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लेडर और यूरेट, गलत लिखा हुआ है ना, यहाँ यूरेटर लिखना था, क्या लिखना था, यूरेटर, यूरेटर, 2 बार यूरेटर नहीं, यूरेटर्स, ठीक है। पहले किडनी की बात करते हैं। किडनी का काम क्या होता है, इट फिल्टर्स द ब्लड एंड रिमूव वेस्ट। ब्लड किडनी में आता है, उस ब्लड को ये साफ करते हैं, उसमें से जो भी नाइट्रोजन वेस्ट है, जो भी लिक्विड वेस्ट है, उसको बाहर निकालते हैं, ब्लड को आपस बॉडी में भेज देती है। किडनी जो है ये फिल्टर का काम करती है, समझ में आया। 2 किडनी होती है, दोनों के अंदर ये फिल्ट्रेशन का काम होता है, ठीक है। फिर होते हैं यूरेटस, इट ड्रेन्स आउट यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लेडर। उसके बाद में देखो, ये दोनों किडनियां थी, इन दोनों में ब्लड आया, दोनों ने फिल्टर किया, अंदर मशीन लगी हुई है, कौन सी मशीन लगी हुई है बताऊंगा मैं आपको। फिर वो दोनों यूरेटर के थ्रू जो है आपके यूरिनरी ब्लेडर के अंदर जो वो वेस्ट आपके आ गया, आ गया, चलो भैया आ गया। यूरिनरी ब्लेडर इट स्टोर्स द यूरिन। फिर ब्लेडर जो क्या करता है, उसको स्टोर करने का काम करता है। ब्लेडर क्या करता है, उसको स्टोर करने का काम करता है। कि यूरेथ्रा क्या होता है, ट्रांसमिट यूरिन आउटसाइड द बॉडी। और लास्ट में यूरेथ्रा है जो आपकी इस बॉडी में से इसने स्टोर किया, और फिर यूरेथ्रा के थ्रू जो है वो वेस्ट जो है बाहर निकल जाता है, ठीक बात है। अब आपके जो ये क्या कहते हैं इसको, किडनी है ना, इस किडनी के अंदर होते हैं बहुत, अभी इसमें फिल्टर कुछ तो कर रहा होगा ना, ये आपने सर आपने बता दिया कि किडनी में फिल्टर होता है, वहां से आपके यूरेटर्स में गया, यूरेटर से ब्लेडर में गया, ब्लेडर से बाहर निकल गया यूरेथ्रा के थ्रू। बट
उस किडनी में ऐसा क्या होता है कि वो फिल्टर कर देता है, तो वो होते हैं नेफ्रॉन्स। क्या होते हैं भैया? नेफ्रॉन्स, याद रहेगा, नेफ्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? नेफ्रॉन्स होते हैं। Nephrons are filtration unit of kidney. It consists of a tube which is connected to duct and a cup-shaped structure that is Bowman's capsule. ठीक है, Bowman's capsule होता है। फोटो दिखाता हूँ मैं आपको, ऐसा समझ में आएगा। ये है भाई, ये पूरा नेफ्रॉन है। ये क्या है? नेफ्रॉन है। ये कप जैसा स्ट्रक्चर होता है, दिख रहा है, इसको अपन बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं, याद रहेगा। उसके अलावा एक होता है हेनलेज लूप, जिसमें रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड वाटर होता है। क्या होता है बताओ, फिल्टर काम कैसे करता है ये? ठीक है, आपके इसके अंदर नेफ्रॉन के अंदर ब्लड आया, ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं, एक किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं, इसके अंदर आया ब्लड। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है, इस बोमेंस कैप्सूल के अंदर क्या होता है, इस बोमेंस कैप्सूल के अंदर यहाँ से जो ये आपके ब्लड है ना, साफ ब्लड, वो साफ ब्लड तो क्या हो जाता है, मतलब उसमें से वेस्ट तो बाहर निकल जाता है, फिल्टर हो जाता है, बाकी साफ ब्लड को बाहर निकाल देता है। फिर वो साफ ब्लड है ना, वो इस पूरी ट्यूब में से निकलता है, बाहर निकलता है। ठीक है, और इस ट्यूब के अंदर इस टाइप से इसके चारों तरफ इसे चक्कर कटा हुआ है, एक और ट्यूब जिसको अपन हेनले लूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेनले लूप। अब ये क्या करता है कि जब इसमें से ब्लड निकल रहा है, तब वो हेनले लूप पूरे रास्ते में से उसमें से उसको और फिल्टर करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, बार बार फिल्टर करता रहता है, बार बार फिल्टर करता रहता है, बार बार फिल्टर करता रहता है। ठीक है, और उसको फिल्टर कर कुरा करके, कर कुरा करके, कर कुरा करके फिर वापस से यहाँ ब्लड पहुंचता है, और फिर जो है आपके इस टाइप से क्या कहते हैं उसको, पूरा फिल्ट्रेशन का काम होता है। किसमें होता है? आपके ये नेफ्रॉन के अंदर होता है। ठीक है, तो बोमेंस कैप्सूल इट फिल्टर ब्लड एंड कलेक्ट यूरिन। हेनलेस लूप में रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड वाटर, उसमें से वापस से कोई कुछ खाने काम की चीज बच गई हो अपनी, वापस में कोई ग्लूकोज बच गया, कुछ एमिनो एसिड बच गया, कुछ पानी बच गया, तो सारा जो भी काम की चीज सब ये भी वेस्ट नहीं होनी चाहिए बॉडी में से, वो सारी सारी आपसे ऑब्जर्व करते हैं हेनलेस लूप के अंदर, फिर भेजते हैं। देन यूरिन एंटर्स इनटू यूरेटर, फिर यूरेटर में भेजते हैं उस यूरिन को, फिर वो ब्लैडर में जाता है, फिर वो वहां से बाहर निकलता है। बात समझ आ रही है? एंड कलेक्टेड यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, अब देखो ये इतना फिल्टर होता है कि एक अगर कोई हेल्दी आदमी है ना, उसमें लगभग 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 180 लीटर पानी, 180 लीटर, आपको इतना पानी होता ही नहीं है, होता नहीं बॉडी में, लेकिन इतना बार बार फिल्टर होता है। तो एक दिन के अंदर, एक दिन में लगभग लगभग 180 लीटर पानी फिल्टर होता है, 180 लीटर पानी फिल्टर होता है अपनी बॉडी के अंदर, और निकलता है लगभग लगभग 2 लीटर के आसपास ही है। तो 180 लीटर पानी क्यों बार बार फिल्टर करते हैं उसको, बार बार फिल्टर करते हैं उसको, बार बार फिल्टर करते हैं उसको, तो लगभग 180 लीटर पानी फिल्टर होने के बाद 2 लीटर वेस्ट निकलता है हेल्दी आदमी है तो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ऐसा ऐसा होता है। हेमोडायलिसिस क्या होता है? इन केस ऑफ किडनी फेल, अगर किडनी फेल हो जाए, अगर किसी रीजन से दोनों किडनियां फेल होगी, जैसे एक फेल हो जाए तो एक फिल्टर कर देती है, बट दोनों फेल हो गई, तो हेमोडायलिसिस होता है इज द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग ब्लड बाय एन आर्टिफिशियल किडनी। तो ब्लड क्या करते हैं, बॉडी से पूरा ब्लड निकाल करके उसको बाहर फिल्टर करते हैं। ठीक है, आप ही कहाँ फिल्टर करते हैं? बाहर, आपकी पूरी बॉडी से खून निकाल करके या आदमी को सुमार देते हैं ऐसे बिस्तर पे, उसके पास पूरा पूरा सिस्टम होता है ऐसा, जिसमें से ब्लड निकाल कर इसमें डाला जाता है, फिर ब्लड जो है बाबे से हेनली लूप में घूमता है, ऐसे घूमता रहता है इसके अंदर ही, और यहाँ पर होता है एक लिक्विड, जिससे क्या होता है कि इसके जो भी वेस्ट होता है वो सब निकाल लेते हैं। इतना बेस्ट तो बना ही नहीं सकते जितने बेस्ट किडनी करती है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। किडनी तो भाई वही तो कहते हैं कि जो इंसान बना है वो इतना कमाल का बना है कि मतलब वापस बनाना ही मुश्किल काम है। क्या बोल रहा हूँ समझ नहीं आ रहा, बट मतलब कि बड़ा कमाल बना है। तो जिसे जितना अच्छा फिल्टर किडनी करती है वो तो पॉसिबल ही नहीं, फिर भी जितना हो सकता है उसको फिल्टर करने की कोशिश करते हैं, फिर बाकी जो ब्लड को वापस से बॉडी में भेज देते हैं। तो इसे आउटसाइड फिल्टर करना पड़ता है। अगर दोनों किडनी जो है फेल हो जाए तो हेमोडायलिसिस करना पड़ता है। डायलिसिस बोलते हैं, आपको डायलिसिस नाम सुना हुआ होगा, सुना हुआ ही होगा। ठीक है भाई, ये पढ़ लिया अपन ने। फिर है अपने एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, लास्ट टॉपिक। प्लांट्स में भी एक्सक्रीशन होता है, आपको सर प्लांट में किडनी नहीं होती, प्लांट में किडनी नहीं होती है, प्लांट में अलग टाइप का एक्सक्रीशन होता है। प्लांट रिमूव ऑक्सीजन थ्रू स्टोमेटा, ऑक्सीजन रिमूव करते हैं। ठीक है भैया, तो जब वो क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, हाँ खाना बनाते टाइम पे, खाना बनाते टाइम पे CO2 लेते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ऑक्सीजन उस टाइम पे क्या होता है, वेस्ट होता है, तो वो वेस्ट बाहर निकलता है, तो किसके थ्रू निकलता है, स्टोमेटा के थ्रू, वेस्ट मटेरियल ही है। एक्सेस वाटर रिमूव्ड थ्रू स्टोमेटा बाय ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। मैंने बताया आपको कि जो पानी एक्स्ट्रा बच जाता है, जो अपने जैसे कि यूरिन निकलता है, वैसे उनके भी जो एक्सेस वाटर बचा हुआ है, एक्स्ट्रा वाटर है, जो वेस्ट वाटर है, वो प्लांट्स के थ्रू, पत्तों के थ्रू निकलता है, इसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। पत्तों में बताया था फोटो बना करके मैंने आपको।
और प्लांट्स आल्सो लूज सम ओल्ड लीव्स एंड बास, और कुछ पत्ते अगर पुराने हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो ट्रांसपेरेंट से पानी की बूंदें दिखती है। क्या मस्त लग रही है, सोने की बूंदें लग रही है। तो यही से बनाई हुई फोटो है ना, तुमने सोने की बूंदें बना दी। मैंने बोला था पानी की बूंद ढंग से बनाना, उसने ऐसे बना दी। तो फिर पत्ते होते हैं, वो सब चीज़ें भी निकलती है। तो इसे प्लांट्स के अंदर भी एक्सक्रेशन होता है, उसमें से भी जो वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट प्रोडक्ट है, वो भी बाहर निकलता है। तो समझ में आया? चैप्टर खत्म हो गया, लाइफ प्रोसेस। कितना बड़ा चैप्टर था, मजा आया होगा आपको पढ़ने में, आया ही होगा, तो मस्त चैप्टर है। तुम सारी चीजें पढ़ी अपन ने, कहा न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के अंदर भी फोटोसिंथेसिस पढ़ा, फिर अपन ने क्या क्या पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस पढ़ा, फिर सेप्रोफाइट होलो जो एक न्यूट्रिशन, फिर ह्यूमन का पूरा पूरा स्ट्रक्चर, फिर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में प्लांट्स का, सबका, वो लैक्टिक एसिड, अल्कोहल वगैरह वो पढ़ा था अपन ने, याद है? ऐसा लग रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत टाइम पहले पढ़ाया हो। ऐसा लग रहा है कि बहुत, ऐसा लग रहा है कि बहुत 2 दिन 3 दिन पहले पढ़ाया हो। चैप्टर इतना बढ़ाया ना, इसको बहुत सारी चीजें पढ़ ली अपन ने। ठीक है, तो इसको आपने आई होप नोट्स भी लिख लिए होंगे जो मैंने लिखाए हैं, नहीं तो वापस से लिख लेना। और आप कहो तो मैं आपकी पीडीएफ भेज दूंगा, मतलब यहाँ लिंक डाल दूंगा पीडीएफ की, तो फिर आप जो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना नोट्स की, बाकी रिवीजन करना, पढ़ाई करना। और बायो का नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे अपन नेक्स्ट, और इसके अलावा कोई दूसरा चैप्टर पढ़ना हो तो मुझे बता देना, उस चैप्टर का भी मैं क्या कहते हैं उसको, लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड कर लूँगा। बाकी वैसे मैं नेक्स्ट बायो का चैप्टर करने वाला हूँ, बट आप कहोगे तो कोई और चैप्टर का बुक चाहिए है तो उसको वापस कर देंगे। कुछ और आपको न्यूमेरिकल्स करना है, कुछ क्वेश्चन करने हैं, जो आप बोलोगे कर देंगे, कमेंट कर देना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए एंजॉय करो, बाय।